यस। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और जो नए बच्चे हैं जिनसे पहली बार मैं मुखातिब हो रहा हूँ, तो बेटे, मेरा नाम जैसे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, माय नेम इज साद वक़ार। और मैं सर बिलाल के साथ पिछले गुज़िश्ता तकरीबन 8 से 10 सालों से सर बिलाल और मेरे साथ पढ़ाने का सफ़र रखे हुए हैं। और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। तो जो बच्चे मुझसे वाबस्ता नहीं है या मुझे जानते नहीं है, तो उनके लिए मेरा बस छोटा तारुफ यही है, मैंने भी साद वक़ार और सर बिलाल के साथ मुझे पढ़ाते हुए एक अरसा हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री की फील्ड से वाबस्ता हूँ मैं। और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए एक वक्त गुजर गया, टाइम हो गया। बाकी जो बच्चे हमारे साथ पुराने हैं, पहले से चलते हुए आ रहे हैं, रिवीजन क्लासेस दे रहे हैं और रिवीजन क्लास ले रहे हैं, तो उनके वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके लिए मज़ीद इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले, व्हाट इज आवर टारगेट, हमें करना क्या है, हम क्यों जमा हुए हैं, हमने क्यों नया बैच स्टार्ट किया है, और हम क्या करने जा रहे हैं। पहली बात, वो बच्चे जो एक कुछ बच्चों का मिसकंसेप्शन ये है कि शायद जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जो ऑलरेडी प्रीवियस बैचेस में एडमिशन ले चुके थे, चाहे वो कोई भी बैच हो, तो उनसे नए बैच के अंदर कोई दोबारा से इनरोल करने की एक सिंगल पेनी भी नहीं ली गई है। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे चैट के ऊपर कि सर, क्या हमें दोबारा से नए बैच की क्लासेस लेने के लिए दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। सो बेटा, नो, यू आर रजिस्टर्ड। आप एक बार रजिस्टर हो गए हो तो पूरे साल तक जितने बैचेस भी आते रहेंगे, जो जो क्लासेस होती रहेंगी, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। तो वो बच्चा जो आज से 1 साल पहले पिछले अगस्त में एमडी कैट की तैयारी करने आया था, ठीक है, आज से पूरे 1 साल पहले हमने बैच स्टार्ट किया था, तो आज से 1 साल पहले जिस बच्चे ने जो फी पे की थी, वही फी पर आज वो दोबारा एक लास्ट बैच, जो इंशाल्लाह हमारा लास्ट बैच होगा, तो उसमें इनरोल हुआ है। ठीक है। तो एक तो ये अपने पास से आप लोग मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग क्यों जमा हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है बेटा, हमारा टारगेट ये है, वी हैव टू क्रैक इंशाल्लाह एमडी कैट एग्जाम। हमें एमडी कैट 2025 के एग्जाम को क्रैक करना है। एमडी कैट के लिए हमें सबसे पहले तो पीएमडीसी ने करिकुलम दे दिया है। ठीक है, पीएमडीसी ने जो करिकुलम दिया है, उस करिकुलम के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है बेटा, टारगेटेड सिलेबस है हमारे पास। उस टारगेटेड सिलेबस को हमने फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में हमने इंशाल्लाह अपना कोर्स कंप्लीट करना है। फिर तीसरी बात हमारे पास क्या है कि भाई, हमारा जो ये बैच है, जिसको हमने एक नाम दिया है बैच 8.0, इस बैच के हमारे पास 3 टाइमलाइंस हैं। इस बैच के हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहला नंबर एक, हमें इंशाल्लाह टिल 8 अगस्त कोर्स कंप्लीशन हमें इस बैच की करनी है। कोर्स कंप्लीशन हमें करनी है, जिसमें हम बेसिकली आपको तैयारी करवाएंगे, और तैयारी करवा के आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह एमडी कैट के काबिल कर देंगे। और इसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें 8 ऑफ अगस्त इंशाल्लाह हम इसकी तैयारी कर लेंगे 2025 तक। राइट। सेकंड, जो हमारा इसका पर्पस है इस बैच का, जो हम इस 8 ऑफ अगस्त के बाद करेंगे, उस 8 ऑफ अगस्त के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट का इनेकाद करेंगे शेड्यूल वाइज। हम शेड्यूल वाइज आपको देंगे भाई, ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इसको डेली बेसिस पर, 2 दिन की बुनियाद पर, 3 दिन की बुनियाद पर, वीकली बेसिस पर, जो भी प्लान होगा उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। ये आपको प्रैक्टिस टेस्ट कौन से मिलेंगे, इसमें पास्ट ईयर के पेपर्स भी होंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, और फिर पेपर ये टॉपिक वाइज भी होंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज के होने के साथ साथ ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज भी होंगे। टॉपिक वाइज के जब भी नाम लूंगा, तो इसका मतलब यही है कि वो टॉपिक जो एमडी कैट का पार्ट है, मतलब ये एमडी कैट का चैप्टर। लाइक आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट का हमारा एक दौर चलेगा, जिसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होगी। लेट से मान लेते हैं ये हमारे पास चलेंगे अगस्त तक। ये अगस्त में हम 8 ऑफ अगस्त को हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगस्त 25 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि पूरे अगस्त के महीने हम प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट के बाद तीसरा हमारे पास एक दौर चलेगा इस बैच के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एफ एल पी, फुल लेंथ पेपर्स।
ये फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एमडी कैट, अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ एमडी कैट, जो एमडी कैट का करिकुलम है और एमडी कैट का पेपर है, एमडी कैट का पेपर पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू एमडी कैट पेपर पैटर्न हम क्या करेंगे, फुल लेंथ पेपर डिजाइन कर रही है हमारी टीम, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह टारगेटेड पेपर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम फुल लेंथ पेपर्स लेंगे। ये फुल लेंथ पेपर अगेन एक होगा सर, दो होंगे सर, तीन होंगे, ये इंशाल्लाह इतने होंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने फुल लेंथ पेपर सारे अटेम्प्ट कर लिए, समझ के अटेम्प्ट कर लिए, तो इंशाल्लाह एमडी कैट आप अच्छे नंबरों से 190 प्लस मार्क्स के साथ आप क्या कर रहे होगे, स्कोर कर रहे होगे। वजह उसकी क्या है कि भाई अगर आपने टॉपिक समझ के पढ़ा, प्रैक्टिस टेस्ट समझ के किया, प्रैक्टिस टेस्ट समझने के बाद आपने फुल लेंथ पेपर कर लिया, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि आपका पेपर उसमें से ही आएगा, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूं अगर आपने उसको पढ़ा और समझ के किया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर उससे बाहर नहीं होगा। अब उससे बाहर नहीं होगा, सर एक बात आपने ये कही और उसमें से भी नहीं आएगा, दूसरी बात आपने ये कही, तो आपकी दोनों बातों में तो तजाद है। आप कह रहे हैं कि सर उससे बाहर से भी नहीं आएगा और ये गारंटी भी नहीं है कि उसमें से आए। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। अब कुछ बच्चे इसमें ना क्या अज्यूम कर लेते हैं, अगर मैं कह दूं ना कि पेपर उसी में से आएगा, तो बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे प्रैक्टिस टेस्ट या एफएलपी के अंदर 1+1 दिया है तो बोर्ड के अंदर भी वो 1+1 ही दे, 2+2 देगा तो वो बोलेगा सर ये आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द आपके एफएलपी आया था। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि उसमें से आएगा, बट मैं ये श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स, तीनों स्टेप्स जो हमने आपको बताए हैं, पहला टॉपिकल प्रैक्टिस, दूसरा एफएलपी या दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट, और तीसरा एफएलपी, अगर ये तीनों स्टेप आपने तमीज से समझ के पढ़ के ढंग से कर लिए तो आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट आपके पास पीएमडीसी नहीं आ रहा होगा। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने मैक्सिमम मार्क्स वहां पर ले कर आओगे। ये हमारी बेटा इस बैच के साथ एक ऑब्जेक्टिव है और इस बैच के साथ एक शौक है। अब इसमें दो चीजें, इसमें दो चीजें मेरे बेटा, इसमें दो तीन बड़ी काम की चीजें हैं। सबसे पहली बात, अब कोई बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा आया मेरे पास कि सर मैं तो एमडी कैट 1.0 में इनरोल हो गया था, एमडी कैट 1.0 में इनरोल होने के बाद एक वो बच्चा है जो जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 1.0 में भी पढ़ा, मैंने 2.0 में भी पढ़ा, मैं पढ़ता रहा, मैंने प्रैक्टिस भी की, और आज एक बच्चा है जो जुलाई में जागता है और वो उठता है और वो डायरेक्ट एमडी कैट 8.0 में एडमिशन लेता है। तो क्या सर मैं पागल था या वो ज्यादा अक्लमंद है? अब देखें बेटा, इसमें दो बातें, क्या मैं पागल था जो इतने टाइम से पढ़ रहा हूं, या वो ज्यादा अक्लमंद है कि उसने पेपर भी तमीज से दिया और अब तैयारी करने लग रहा है? क्या मैं और वो इक्वल होंगे? अब ये बड़ा एक बड़ी कॉमन बहस है भाई। ना मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप दोनों इक्वल हो गए, ना मैं ये कह सकता हूं कि आप दोनों इक्वल नहीं हो गए। अब इसमें कैटेगराइजेशन है। अब एक बच्चा है जो पहले दिन से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, डिफरेंट पेपर भी अटेम्प्ट कर रहा है। तो बेटा अगर आप एमडी कैट 8.0 में आए हो, आप जितने भी अच्छे बच्चे हो, आप इसको बीट नहीं कर सकते अगर ये हर चीज को प्रॉपरली लेकर चल रहा है। क्योंकि इसने इतने रिवीजन्स कर लिए हैं, इसने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। अगर इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कोई बच्चा जो शुरू से आगे बैठा हुआ है, शुरू का मतलब 1.0, 1.0, 2.0, 3.0, तो अगर आप आगे बैठे हो तो आपके पास कम टाइम में, लेस टाइम में करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है, तो आप इसको बीट नहीं कर सकते। लेकिन एमडी कैट 1.0 में वो बच्चा भी था जो जिसने बेटा आज तक एक क्लास भी नहीं ली। 1.0 में उसने एडमिशन तो ले लिया था, सुन्नत तो पूरी कर ली थी और फीस भी जमा कर दी थी, उसके बाद क्लास लेने की तौफीक नहीं हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका आपसे कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप इस बैच को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इसका मतलब ये है आप किसी को भी बीट कर सकते हो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इस बैच को फॉलो करने से आपके नंबर कम आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, एक वो बच्चा जो शुरू से मेहनत कर रहा है, एक वो बच्चा जो अभी से लगन से मेहनत स्टार्ट करेगा, लगन से दिल लगा के मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देगा, मैक्सिमम टाइम से मुराद सिर्फ पढ़ाई को ही टाइम देगा, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू आर बोथ एबल टू गेट द टू सिक्योर पोजीशन। आप इधर से आओ या इधर से आओ, यू बोथ आर एबल टू सिक्योर द पोजीशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि वो बच्चा
जो अभी आया है उसको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू एक वो स्टूडेंट जो पहले दिन से मैक्सिमम टाइम देकर चल रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और एक कुदरत का कानून भी है कि एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, लगन से शुरू से लगा हुआ है, और एक बच्चा जिसने आज मेहनत स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं कुदरत भी कहीं ना कहीं बच्चे को फेवर देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी मेहनत आपसे ज्यादा है। बट यू बोथ आर एबल टू गेट द पोजीशन, टू सिक्योर द पोजीशन इन योर MDCAT एग्जाम, और टू गेट द सीट इन योर डिजायर इंस्टीट्यूट एंड योर डिजायर कॉलेज, राइट। तो भाई ये एक छोटा सा आपको मेरा तारुफ था, एक छोटा सा हमारे बैच का तारुफ था, एक छोटा सा ये तारुफ था कि भाई वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ द कह लें आप इसको कि हम स्टूडेंट से उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे। अब एक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, पेपर्स की वजह से, मिड टर्म की वजह से, या एनी ऑफ द रीजन, किसी भी वजह से वो इनरोल तो हो जाते हैं बट क्लासेस फॉलो नहीं कर पाते, टेस्ट फॉलो नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गैप क्रिएट रहता है उसको। तो अब हम उस बच्चे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते कि भाई आप दोबारा से आओ तो दोबारा से इनरोल हो, आपको तो हमने कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया है, मल्टीपल टाइम्स करा दिया है। नो, दिस इज नॉट आइडियोलॉजी ऑफ सर बिलाल, दिस इज नॉट आइडियोलॉजी ऑफ सर हाशिम, दिस इज नॉट आइडियोलॉजी ऑफ आवर टीम। सो वी हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम जितना स्टूडेंट के बेनिफिट हम स्टूडेंट को दे सकें, जितना मैक्सिमम। अक्सर तो हम लोग की आपस में वो हो जाती है, क्या क्या कह लें कि आपस में ही आर्ग्यूमेंट हो जाता है, नहीं यार किसी बच्चे को हमने कहीं तो स्टॉप लगाना है, लेकिन नहीं, फिर हम सारे मिलके एक ही पेज पर आ जाते हैं कि नहीं यार जितना बच्चे को मैक्सिमम आप बेनिफिट दे सकते हो उतना बेनिफिट आपने देना है जितना आप दे सकते हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अभी तक हम बेनिफिट देते हुए आ रहे हैं, पिछले 2 3 4 सालों से हमारी यही हिस्ट्री है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आगे भी इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो भाई बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को पढ़ाने में, आप लोगों के साथ टाइम गुजारने में, और बहुत ज्यादा अच्छा तब लगता है जब ये रिपोर्ट मिलती है, सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया, सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सीट मिल गई, सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MBBS में हो गया। अच्छा, इस बैच को पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, जब हम इस बैच की बात करते हैं ना, मैं इस बैच को बड़ा पूरे साल से शिद्दत से इंतजार करता हूँ, तो इस बैच को पढ़ाने का मुझे सबसे ज्यादा मजा क्या आता है। इससे पहले हम क्या चल रहे होते हैं, इससे पहले हम अक्सर व बेशतर ना पूरे टॉपिक को कवर करके चल रहे होते हैं, पूरे टॉपिक से मुराद ये है कि पूरी किताब को कवर करके चल रहे होते हैं। बट TMDC स्पेसिफिक जो हमारा बैच होता है, जो बेसिकली तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां निपट गई हैं, सब आराम करने चली गई हैं, सब एडमिशन की बातें करेंगी, रिजल्ट की बातें करेंगी, तो हमारा PMDC अब काम करना शुरू करेगा। तो अब हमारे पास आगे कोई सभी टेस्ट बाकी नहीं होता, मेनली PMDC टेस्ट बाकी होता है। तो जब PMDC का टेस्ट बाकी होता है तो हम PMDC कंसेंट्रिक बैच लेकर चलते हैं। तो इसमें हम अपने टॉपिक से ना आगे जाते हैं ना पीछे आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के लिए ये चीज फायदेमंद भी होती है, कुछ स्टूडेंट के लिए ये चीज नुकसानदेह भी होती है। हाँ, एक वो स्टूडेंट जो कहता है मुझे मतलब की बात पढ़ाओ, अगर मेरा मतलब जीम से है तो मुझे ये नहीं बताओ कि जीम से पहले अलिफ बा पा क्या आता है, और मुझे ये ना बताओ जीम के बाद क्या आएगा। मुझे सिर्फ जीम बनाना सिखा दो, जीम कैसे पहचाना जाता है, जीम कैसे आएगा, मुझे सिर्फ ये बता दो। मुझे ये ना बताओ इसके पहले क्या आता है इसके बाद में क्या है। तो ये बैच उसके लिए थोड़ा सा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वो बात करेंगे जो PMDC की बातें होंगी। लेकिन एक वो बच्चा जो कहता है कि सर ये जीम तो है, लेकिन मैं जीम को ज्यादा अच्छा समझ जाऊंगा जब मुझे पता हो कि इस जीम से पहले क्या है और इस जीम के बाद क्या कहानी होने वाली है, थोड़ी सी अगर मुझे आइडिया, तो वो बच्चा थोड़ा सा अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही आगे पीछे कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि PMDC हमारा माशाल्लाह एक बड़ा बेहतरीन इदारा है। वो क्या करता है, वो बीच बीच में शुरुलियां छोड़ देता है। तो आप सिर्फ उस चीज को नहीं समझा सकते, आप सिर्फ उस बात को पर्टिकुलर नहीं समझा सकते, तो आपको आगे पीछे एक बैकग्राउंड देना पड़ता है उस बात को समझाने के लिए। जैसे एक मिसाल है, केमिस्ट्री भी ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिजिक्स में बड़ा फेमस टॉपिक है, इसलिए समझाना आसान हो जाता है। फिजिक्स में वेक्टर्स आपके PMDC का पिछले 2 सालों से तो पार्ट नहीं था, तो बच्चे समझते हैं वेक्टर से जान छूट गई हमारी। लेकिन भैया, जब तक आप वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, वेक्टर नहीं पढ़ोगे, ना आपको मोशन इन 2 डायमेंशन समझ में आना है, ना आपको मोशन इन 3 डायमेंशन समझ में आना है, ना आपको वेव्स के कॉन्सेप्ट समझ में आने हैं। तो PMDC ने वेक्टर तो नहीं दिया, PMDC ने वेक्टर तो नहीं दिया, लेकिन जब तक वेक्टर को आप इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे, तब तक आप मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, वेव्स, और मतलब पूरी फिजिक्स ही आपके लिए बेकार है ना, क्योंकि वेक्टर तो फिजिक्स की बेस है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी
मेजरली कोई इतनी बड़ी एग्जाम्पल नहीं है कि मैं वेक्टर से रिलेट कर सकूं, इसलिए वेक्टर से मैंने ज्यादा रिलेट इसलिए कर दिया कि वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो केमिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई एक डायरेक्टली उसने नाम दे दिया, ना इसके पीछे वाले टॉपिक का बताया ना बाद वाले टॉपिक का बताया। इसीलिए इसीलिए हम इसको क्या करते हैं। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मेरे ख्याल में कोई मसला वसला हो गया, मुझे मुसलसल कॉल करते हैं सर बिलाल। चलिए। अब हमारे पास एक वो बच्चा आ जाता है जो मेजरली हमारे बैचेस में ज्यादा होता है, क्योंकि वो पिछले पिछले साल या पिछले सालों में वो इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, वहाँ की मार भी खा के आते हैं। मैं खैर इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करता, वहाँ भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, हम भी वहीं से पढ़ा के बड़े हुए हैं, वहीं से पढ़ा के पढ़ाने सीखा है हमने। तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ के आ रहा होता है। और अब ऑब्वियस सी बात है, हर साल बंदा एक हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उसका पैशन भी, उसका शौक भी है। तो हमारे पास एक वो बच्चा जो रिपीटर होता है उसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने तो अब दोबारा तो वो एडमिशन ले नहीं सकता। बट एक स्पेसिफिक फीस के अंदर, एक अच्छी फीस के अंदर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। तो हम कहते हैं कि भाई मोस्ट वेलकम टू आर रिपीटर्स। ये हमारे रिपीटर्स होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो बेटा अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। कुछ बच्चे एक साल भी लगाते हैं, कुछ बच्चे 2 साल भी लगाते हैं। तो इन बच्चों से खास मोहब्बत होती है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक बिल्कुल ही डेडिकेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। इनका करियर पाथ डिजाइन होता है भाई। जैसे हम बात करें, अल्लाह माफ करे, अपनी बात करें, तो हमें एनईडी के अंदर सीट ऑफर हुई, तो हमने कहा यार कुछ भी मिल जाए, दे दो, एनईडी का नाम होना चाहिए। उस जमाने में बचपना था, उतना कोई कंपटीशन नहीं था, चीजें थी 2015 में। तो अब ये बच्चा जो होता है ना, ये हर चीज छोड़ के, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कि हर चीज छोड़ के बोलता है नहीं मैंने करना है, तो मैंने अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की सीट को सिक्योर करना है, और मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है। तो अब ये बच्चा जो होता है ना, इसके लिए तो बेटा ये डू एंड डाई वाली कंडीशन है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपके लिए तो समझे करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आप डू एंड डाई वाली कंडीशन करो और डट जाओ। बहुत मेहनत करो, हर चीज फॉलो करो, हर चीज करो। बहुत ज्यादा आगे भी ना जाओ, और बहुत शॉर्ट शॉर्ट तैयारी भी ना करो। आगे जाने से मुराद, वो बोलता है नहीं मैं पीएमडीसी से बढ़ के तैयारी करूंगा। भाई पीएमडीसी की तैयारी को पूरा कर लो, उसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, इसके पास पेपर्स करो, इसके पेड पेपर्स करो। इससे आगे नहीं बढ़ो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने पैराडाइम के अंदर ही रहो, अपने पैराडाइम के अंदर ही तैयारी करो। तो आपके लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन है, बहुत सारी मेहनत करो, बहुत सारी मेहनत करो। आखिर में बेटा कुछ चीजें आप कहते हैं ना कि हम कुदरत पे भी छोड़ देते हैं, कि यार हमने मेहनत अपनी पूरी कर दी। अब अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि या तो हमारे लिए रास्ते आसान फरमा दे, या हमें किसी और जगह हमारे जो भी हमारे हक में बेहतर है वो हमें उस फील्ड में एडमिशन दिलवा दे। और ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदा डॉक्टर या हर बंदा बीडीएस तो नहीं बन सकता, और हर बंदा इस काम के लिए पैदा भी नहीं हुआ। तो बस ये दुआ करो "या अल्लाह पाक हम जितनी मेहनत कर सकते थे वो हमने कर ली है, अब आपके ऊपर है, आप उठाए हमें फिट कर दें। यार तू इसके लिए, तुझे मैंने इस काम के लिए बनाया था, तू ये काम कर, जिस काम के लिए मैंने, जिसको मैंने डॉक्टर बनने के लिए बनाया था उसको मैंने लगा दिया। तो आप इंशाल्लाह जो भी फील्ड सिलेक्ट करोगे या जो भी फील्ड आपको मिलेगी, आप इंशाल्लाह उसमें अपना नाम पैदा करोगे। नाम आपने बनाना है, फील्ड ऑब्वियस सी बात है, एमबीबीएस बीडीएस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। ये एक ब्लेसिंग है, ये एक फील्ड नहीं है, ब्लेसिंग है। क्योंकि डॉक्टर बनना ये एक पेशा नहीं है, ये बेसिकली एक, मैं कहता हूँ इसको आसान लफ्जों में, एक सिंपली इबादत है। तो आप ये करने के लिए बैठे हुए हो, अगर आपको ये मिल गई तो ये ब्लेसिंग है, नहीं तो आप अल्लाह पाक से दुआ करो आप जिस फील्ड में जाओ उस फील्ड में आपको अच्छा कर दे। ठीक है। तो ये हमारी छोटी चिट चैट वाली बातें हो गई हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। मुझे सिर्फ बताइएगा, मेरी एक्सेल की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? मेरी एक्सेल की फाइल नजर आ रही है? अच्छा, मेरा जूम का वर्जन अभी अपडेट हुआ है। मेरा जूम का वर्जन अभी अपडेट हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं क्लास के बाद इसको मैं दोबारा से डाउनग्रेड कर दूंगा। ये अपग्रेड होने से हुआ ये है कि आप लोग की जो चैट्स है ना वो मुझे इंडिविजुअल नजर आ रही हैं। मुझे एक एक की चैट को जाके देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे मैसेजेस को मैं इग्नोर कर दूंगा। वॉइस मैसेज अगर ये चीज़ें आ रही होंगी तो मैं इसको देख लूंगा। तो फिलहाल मैं बहुत सारे मैसेज को इग्नोर करूंगा। वजह उसकी रीज़न यही है कि मेरा जो जूम अभी अपडेट अपडेट हो गया था क्लास लेने से पहले, तो वो जो एक सीक्वेंशियल चैट नजर आती है मुझे वो नजर नहीं आ रही। मुझे एक एक बच्चे पे क्लिक करना पड़ रहा है उसका मैसेज देखने के लिए। तो बहुत सारे मैसेज यस सर, ऑन सर हैं। तो और अगर मैंने चैट फॉर एवरीवन कर दी तो आप लोग आपस की बातें शुरू कर दोगे और एक लल्ला मच जाए क्लास के अंदर, तो वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता।
अच्छा जी, ये मेरा एसओएस है। इस एसओएस का मतलब ये है कि भैया हमारा बैच स्टार्ट होना था 12 से, जो एक दिन डिले हो गया, कोई टेंशन नहीं है। मैं हर हफ्ते इसको अपडेट करता रहूंगा कि भाई हमने क्या टारगेट करना था, हमने क्या अचीव कर लिया, ताकि हमारा भी एक बैलेंस रहे कि यार हम कितना पीछे या कितना इक्वल चल रहे हैं। आगे तो पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं खुलती भैया। तो हमारा बेसिकली स्टार्ट होना था ये 12 से, लेकिन हमारा बैच एक दिन डिले हो गया, 13 से स्टार्ट हुआ है। तो भैया हमारा जो टारगेट वो होगा वो इसी तरह चल रहा होगा। जैसे हमने टॉपिक अपने फाइनलाइज कर लिए कि दीज टॉपिक्स वी नीड टू कंसिडर, वी नीड टू स्टडी द टॉपिक्स, हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं। सीक्वेंस में पढ़ेंगे भाई, जिस सीक्वेंस में पीएमडीसी ने दिया है। हमने जैसे आज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन गैसेस, देन लिक्विड, देन सॉलिड, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, एनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, हमारे 11 केमिस्ट्री एंड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल। ये एसओएस आपको इजीली मिल चुका है, आप सबके पास अवेलेबल है। जिसको नहीं मिला, जो बफर ग्रुप का बच्चा है, उसको ये एसओएस मिल जाएगा, परेशान ना हो। सारा मटेरियल आप लोगों के लिए आपको ही मिलेगा। हर टॉपिक के बाद हम डालते रहेंगे यार, ये टॉपिक हमने कर लिया, इस टॉपिक के बाद मैं आपके स्टेटस अपडेट करता रहूंगा यहाँ पर कि भाई ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। ये एक कॉलम मैंने आखिर में स्टेटस का दिया हुआ, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि भाई ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे एक क्लास में आज मैंने टारगेट किया, मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने हैं। लेट सपोज अगर वो नहीं कंप्लीट हो सके, तो मैं जबरदस्ती थोप के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका पेपर सर पे नहीं खड़ा हुआ। यू हैव अ मार्जिन ऑफ टाइम, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। हमने 8 अगस्त अपनी फर्स्ट डेडलाइन सेट की हुई है, हमें कोर्स कंप्लीट कराना है। अगर नहीं होता तो वी आर हैप्पी विथ 15 अगस्त, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप जो पढ़ो वो सीखो, वो करो, मेहनत करो, उसको अचीव करो, कुछ उससे हासिल करो। ये नहीं है कि मैं क्लास में मैंने धनाधन 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 खत्म कर दिया और आखिर में आपकी वही हालत है जो हमेशा से होती है, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ मेहनत नहीं की। हमने क्या करना होगा बेटा, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपने क्या करना है और मैंने क्या करना है। मैंने तो सीधे सीधे टॉपिक्स आपको सीधे सीधे खींच देने, पढ़ा देने, आसान आसान से टॉपिक्स हैं, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। बहुत सारी एडिशनल चीजें इसमें से काट दी गई हैं, नहीं। आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होंगे। लेक्चर के बाद, लेक्चर अपलोड करने के साथ मैं वो शीट भी आपको दे दूंगा जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी होगी, सब होगा। लेकिन उसको सॉल्व करना और फिर किसी किताब को उठा के, व्हाट आई रिकमेंड, अगर आपका क्या नाम है कॉम्पिटिटर भी अच्छा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। नो इशू, मुझे इस चीज में कोई इशू नहीं है। व्हाट आई रिकमेंड भाई, एक बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, किप्स उसका नाम है। उनकी किताब अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑनलाइन उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनकी एमडी कैट के करिकुलम को फॉलो कर सकते हैं, उनकी किताब को पढ़ सकते हैं। बट चले जाने दें इस चीज को, ठीक है। तो हम उसको पढ़ सकते हैं और उससे क्वेश्चंस बना सकते हैं। दिस इज व्हाट आई रिकमेंड। अगर एक बच्चा बोलता है ना सर मैं कोई किताब लेना चाहता हूँ, मैं कोई पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं तो उसको रिकमेंड करता हूँ भाई मेरी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लो। लेकिन मेरी प्रैक्टिस शीट पे मेरा नाम लिखा हुआ है सात वक्कर और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सर कुछ एक वो कहते हैं ना, एक ट्रस्ट फील नहीं होता, एक वो नहीं आ रहा, एक ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा इस शीट के साथ। तो मुझे कोई किताब रिकमेंड कर दें। तो व्हाट आई रिकमेंड मैंने आपको रिकमेंड कर दी किताब, आप उसको देख सकते हैं, उसके एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग, बहुत अच्छे, फ्रॉम A to Z, 1 to 10 हर लेवल के एमसीक्यूज उनके पास मौजूद होते हैं। दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट और दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, नो डाउट, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा जो टारगेट है मेरा बेटा, वो हमारा टारगेट है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम बात करते हैं भाई, तीन हमारे मेन टॉपिक्स हैं, तीन हमारे मेन टॉपिक्स हैं। मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भाई, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, और यील्ड का टॉपिक हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, अब इसकी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि मोल्स में आपने क्या पढ़ना है। तो मोल रेशियोज हमें पता होने चाहिए कि मोल रेशियोज कैसे निकलते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूलाज हमें देखने हैं जो मोल रेशियोज आपके कहलाते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस टिश्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस, आपको इस टिश्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है, मतलब सर हमें मैथ्स 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 वॉल्यूम 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 के न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक है जो लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक है, हमने लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट के टॉपिक को करना है, ठीक है। खत्म, बेकार। इसके बाद हमने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ना है यील्ड का, जिसमें हमने यील्ड के न्यूमेरिकल, जिसमें हमने थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड की बात करनी है। दैट इज द only topics include in the introduction to fundamental concepts of chemistry. तो भाई लेट्स डाइव into the chemistry. होपफुली आपको मेरी सारी बातें अभी तक समझ में आई होंगी, और अब हम प्रॉपरली अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
एक बच्चा, एक चीज स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे ने अच्छी हाईलाइट की, तफाक से मैंने उसकी चैट खोली। तो सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर कंटेंट? आपके कंटेंट की सोर्स क्या है? सर जो आप लिखते हो, जो आप पढ़ाते हो, जो आप बताते हो, उसकी सोर्स क्या है? तो भाई देखो, पीएमडीसी में तो मैंने कहा नहीं, बैच में बड़े शौक से पढ़ाता हूँ, इस बैच को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें हम बड़ा फ्री, बड़ा टारगेटेड और बड़ी चीजों को टारगेट लेके चल रहे होते हैं। तो भाई सोर्स ऑफ कंटेंट जो हमारे पास होता है ना, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि राइट नाउ व्हाट आई एम फॉलोइंग। मेरे पास एक सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब है, ठीक है। एक मेरे पास पंजाब टेक बुक बोर्ड की किताब है। एक मेरे पास बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है। एक मेरे पास फेडरल बोर्ड की किताब है, और केपीके की भी किताब है। केपीके सम हाउ लाइक फेडरल बोर्ड, तो केपीके को मैं लिख देता हूँ। ठीक है। अब सर एक साथ तो सारी किताबें आप खोल के नहीं बैठते होगे, केपीके बोर्ड, एक साथ तो सारी किताबें। तो बेटा हमारे लेक्चर्स प्रिपेयर्ड होते हैं, जिसके अंदर ये सारी हमारे पास सोर्सिंग होती है, किस किताब में क्या चीज कहाँ कैसे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस भी हो गया, और पढ़ाते हुए ऐसी बात है, हर साल किताब पढ़ी, किताब तो हर साल नहीं चेंज हो रही। सिंध बोर्ड को मैंने इसलिए टॉप पे रखा है कि अभी रिसेंटली चेंज हुई है ये, 2 सालों में, इस रिसेंट, इतने रिसेंट पास्ट में कोई और किताब चेंज नहीं हुई है। तो इसलिए इसकी किताब को मैं ज्यादा आगे रखता हूँ। रिसेंटली ये चेंज हुई है। अब सर हमने क्या करना है? क्या हमने इतनी सारी किताबें पढ़नी है? अगर बेटा आपने इतनी सारी किताबें पढ़नी होती तो फिर आपको हम यहाँ नहीं बिठाते, आपको बोलते किताब पढ़ो, खुद से तैयारी करो। साथ साथ कुछ सोर्सेज हमारे, कुछ मतलब एक दो किताबें बस कैम्ब्रिज की हैं, जिसको मैं रेगुलरली फॉलो तो नहीं करता, लेकिन कहीं पर कोई चीज अगर मेरे पास कोई बच्चा हाईलाइट करता है, सर मेरी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, और या मैंने ऐसे पढ़ के आ जाऊं, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई आती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट आती है, तो मैं इन किताबों को फॉलो कर लेता हूँ। या कभी जब मैं लेक्चर नोट्स बना रहा होता हूँ, लेक्चर अपने अपडेट कर रहा होता हूँ, या हम लोग लेक्चर अपडेट कर रहे होते हैं, तो कोई बात किसी किताब में ढंग की नहीं लिखी हुई होती, तो वो लाजमी कैम्ब्रिज की 2-3 किताबें हैं अलग अलग राइटर्स की, तो हम उनको भी देख के फॉलो कर लेते हैं कि यार इन्होंने इस टॉपिक को कैसे समझाया, कैसे बताया। तो वहां से एक अच्छा ही कोई मवाद मिलता है, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिस पे हम रिग्रेट कर रहे हो। तो ये कैम्ब्रिज इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स जो हम यूज करते हैं अपने सोर्स कंटेंट बनाने के लिए। सिमिलर लाइक, अगर हम बात करें कि सर एमसीक्यूज का कंटेंट कहाँ से बनता है, तो एमसीक्यूज का भाई जो कंटेंट है वो हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बुक्स। इसको हम डिफरेंट सोर्स एंड रेफरेंस बुक्स से हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें अलग अलग पब्लिशर की किताब भी होती है। और फिर जब एमसीक्यू डिजाइन हो रहा होता है, तो हमारी टीम बैठी हुई होती है, वो एमसीक्यू को बना भी रही होती है, और एमसीक्यू की वैल्यूज चेंज करना, उस जैसे नए एमसीक्यूज बनाना। और जब ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर एक एमसीक्यू पे काम कर रहा होता है, तो एमसीक्यू खुद से भी डिजाइन कर सकता है, यार अगर इसको मैं ऐसे करके ऐसे पूछ लूं, तो ठग से एक नया एमसीक्यू डिजाइन हो जाता है। और सबसे मेन ऑफ द कंटेंट आपके पास्ट पेपर्स होते हैं। भाई पास्ट पेपर्स में क्या पूछा जा रहा है, उस जैसे एमसीक्यू घुमा के आप बना दो, डिजाइन कर दो, तो हम मूवीज को कर रहे हो। तो दिस आर कंटेंट जिसको हम फॉलो करके चल रहे होते हैं। तो होपफुली, अच्छा, एक बच्चे की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि सर अगर हमको क्या मिल जाए, शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाए। मैंने ट्राई किया, मैं पिछले बैच के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग पे काम करूं और बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग्स बना कर दूं। तो व्हाट आई अचीव, मुझे इससे क्या मिला कि यार ये एक ऐसा काम है जिसमें मैं मेहनत करूंगा, और अगर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, शॉर्ट लिस्टिंग्स अगर मैं आपको क्या कर दूंगा बेटा, प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको उसमें से कोई खास चीज नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे लेक्चर को, कंटेंट को लेकर चल रहे हो, तो उसमें कोई आपको नई चीज नहीं मिलेगी। कंटेंट में हम काफी सारी चीजें कवर कर लेते हैं, डेफिनेशन, पॉइंट्स, एवरीथिंग अपने पीडीएफ में कवर कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक सिर्फ बोझ होगा, मतलब एक आप ऐसी चीज होगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, तो आप सिर्फ परेशान होगे। ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको आपको टाइम मिलता है ना, कि सर आप अपनी बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग आपने क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोविंस की किताब को पढ़ना है। अब कोई बच्चा मेरे सामने सिंध बोर्ड का बैठा हुआ है, वो सिंध बोर्ड की किताब पढ़े, क्योंकि ऑप्शन हमने इंटर से निकाला है। कोई बच्चा बोलता है सर मैं केपीके बोर्ड का हूँ, तो बिल्कुल आपने सिर्फ केपीके की बोर्ड उठाए किताब पढ़नी है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं पंजाब बोर्ड से आया हूँ, तो आप पंजाब बोर्ड की किताब पढ़ो। आपको कौन बोल रहा है कि होशियार बन के आप सिंध बोर्ड की किताब पढ़ो? नहीं, आप पंजाब बोर्ड की किताब पढ़ो। आप बलूचिस्तान से बैठे हो, तो आप बलूचिस्तान बोर्ड की किताब पढ़ो। अपने कॉन्टेक्स्ट की किताब पढ़ो, और उसमें से कॉपी के ऊपर ही बेटा शॉर्ट लिस्टिंग, जो आपके छोटे छोटे नोट्स होते हैं, जो आपके नोट पैड कहलाते हैं, जो स्टिकी पेपर्स कहलाते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग लिखते रहो अपनी जबान में, और उस पेज के ऊपर चिपकाते रहो। तो दीज आर द वंडरफुल शॉर्ट लिस्टिंग प्रोवाइडेड बाय एनी टीचर।
किसी भी टीचर से अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। लेकिन फिर भी कोई एमसीक्यू जैसे रूल्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, आइसोमेरिज्म के रूल्स हैं, या कोई बहुत ही फीकी तरीन बातें होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, यूसेस बहुत सारे हैं, तो आई विल प्रोवाइड देन, मैं ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो सर मोल की डेफिनेशन का, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन का, ये मास मास की डेफिनेशन की शॉर्ट लिस्टिंग प्रोवाइड कर दो, तो इट विल बी यूजलेस फॉर यू। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, यू डोंट नीड एनी टाइप्स ऑफ नोट। आपके दिमाग में एक चीज बिल्ट हो गई है, आपके दिमाग में बिल्ट हो गया है कि भाई सर 1+1 2 के बराबर होता है। अब आपने इसमें दिमाग नहीं लगाना, हाउ 1+1 2 के बराबर, आपको पता है ये होता है 1+1 2 के बराबर, ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा तारुफ हो गया, बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा इसका टॉपिक है मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे मैं क्लास स्टार्ट करते हुए इतनी सारी बातें नहीं करता, नॉर्मली टॉपिक पर आता हूँ, लेकिन सर बिलाल ने स्पेशल ताकीद की थी कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल टूट्स करके बैठे हुए हैं। दिल टूट्स का मतलब ये है कि या तो रिपीटर हैं, या उनको लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या उनको लगता है कि वो बहुत मुश्किल एरा में चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा हौसला देना, और उनको हौसला देने का उनकी तैयारी की, उनको बता देना भाई इंसान ही एडमिशन लेता है, इंसान ही डॉक्टर बनता है। तो इसलिए मैं थोड़ी तवील हो गई। चलें की बात नहीं। तो भाई मोल से ना एग्रेडोस नंबर पे जाते हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज मोल। मोल का मतलब क्या होता है भाई? मोल का मतलब सीधा सीधा होता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या आते हैं भैया? केमिकल एलिमेंट्स आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली एटम्स की फॉर्म में भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं, और वो कंपाउंड की फॉर्म में भी होते हैं। अगर केमिकल एलिमेंट्स की जो बुनियादी फॉर्म देखी जाए, तो बुनियादी फॉर्म क्या होती है? वो एटम्स होता है, ठीक है। तो एटम्स की बेसिक दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं एटम का एटॉमिक नंबर, एक को हम कहते हैं एटम का एटॉमिक नंबर, और एक को हम कहते हैं एटम का एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये एटम की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर से मुराद ये होती है भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अगर आप सम निकाल लो तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास कहलाते हैं, ठीक है। तो अब जब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोल्स, हम मोल्स की बात करते हैं, तो मोल्स की डेफिनेशन तो बहुत ही मासूम सी, बहुत ही छोटी सी। वो क्या डेफिनेशन है मोल्स की? मोल्स की डेफिनेशन आपको कहती है कि अगर आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखो, ठीक है। अगर एटॉमिक मास को आप किस में लिख लो, एटॉमिक मास के यूनिट होते हैं, नॉर्मल यूनिट जो होते हैं एटॉमिक मास के, वो क्या होते हैं भाई? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आप उसको किस में लिखो? ग्राम्स में लिखो। ग्राम एटॉमिक मास, एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। अगर उसको भी आप किस में डिफाइन कर दो? ग्राम्स में डिफाइन कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर आयन की बात करोगे, या अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करोगे लाइक NaCl, तो आयनिक कंपाउंड की इसी चीज को मॉलिक्यूलर मास का हम नाम रख देते हैं, फॉर्मूला मास कह देते हैं। क्या मास कह देते हैं? फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। अगर इन सारी चीजों को ऑफ एटम्स, आप एटम्स की बात करो या आप किसकी बात करो, मॉलिक्यूल्स की बात करो, इस कॉल्ड एज मोल्स। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? मोल्स कहते हैं। ये तो इसकी किताबी लिखारी डेफिनेशन हो गई। आइए देख लेते हैं मोल्स का मतलब क्या हुआ। अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, सही है सर, आपने कार्बन बोला, तो कार्बन हैविंग एटॉमिक मास इक्वल्स टू 12। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्राम्स में, अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लिखता हूँ, इन ग्राम्स लिखता हूँ, तो व्हाट इट विल बी, ये हमारे पास हो जाएगा सर, ये हमारे पास 12 ग्राम हो जाएगा। और 12 ग्राम का मतलब होता है सर कार्बन का एटॉमिक मास। व्हाट डज इट मीन बाय 12 ग्राम? 12 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ कार्बन। इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लेते हैं। जब इसको मजीद स्पेसिफिक करने जाएंगे तो हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब क्या है? हाइड्रोजन अब क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अगर मुझे बोला जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है,
तो हाइड्रोजन बेसिकली गैस गैस होती है, और गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो हम 1 मोल ऑफ H2 कर देंगे। तो 1 मोल ऑफ H2 करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 के बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2, तो ये इसका बेसिकली मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है 2 ग्राम्स। इसी तरह अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन अगेन मॉलिक्यूल है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है सर? जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मैस ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप गिवन मास भी कहते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अच्छी चीजें मैं इसलिए बहुत स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि बेटा हमारे पास बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होना टीचर के साथ, इस मीडियम के साथ, तो इसलिए हम ये बहुत बेसिक बातें कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पता होंगी, तो इसलिए कुछ बच्चों को नहीं पता या वो अभी इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए बेटा इसको स्लो चल रहा हूँ। तो कुछ बच्चे कहीं पे हौसला रखेंगे, कुछ बच्चे कहीं पे सीखेंगे, तो इसलिए आपकी तबीयत में एक मियाना रवि या दरमियानापन भी पैदा होगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स, ये तो बेसिक फॉर्मूला इसका हो गया। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्या किया जाए, मास ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए दिया जाए, वो बोले भाई नंबर ऑफ मोल्स आपको मैं दे रहा हूं, आप मुझे किसी भी सब्सटेंस का मास बताइए। तो मास ऑफ सब्सटेंस अगर आपको निकालने दिया जाए, तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स को पकड़ना है, और नंबर ऑफ मोल्स को पकड़ के मल्टीप्लाई करा देना है मॉलिक्यूलर मास से। अगर वो कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो कोई एटम है, तो मॉलिक्यूलर की जगह आप क्या ले लोगे, एटॉमिक मास ले लोगे। अगर मॉलिक्यूलर मास लोगे, अगर वो कोई चीज एटम है, तो आप मॉलिक्यूलर स्लैश और करके, या तो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है लाइक हाइड्रोजन है, तो आप मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे। अगर सोडियम है, तो आप किसकी बात करोगे, एटॉमिक मास की बात करोगे। मेक सेंस? आसान सी डेफिनेशन है। ये तो मोल्स की डेफिनेशन है। अब मोल्स की डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स का आसान तरीके मतलब ये हुआ कि सर आपको क्या पता है कि एक मोल के अंदर किसी भी चीज का वजन जो होगा वो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, या किसी भी चीज के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में लिखें तो वो चीज क्या बन जाती है, मोल बन जाती है। मोल के बाद जो सेकंड चीज आती है ना, वो आती है भाई एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है। ये कहता है भाई नंबर ऑफ मोल्स के अंदर जो पार्टिकल्स, या जो आपके पास मॉलिक्यूल्स, या जो एटम्स, या जो आइंस मौजूद हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रोस नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम्स डैश मॉलिक्यूल्स डैश आइंस इन 1 मोल। 1 मोल के अंदर एटम्स, आइन, मॉलिक्यूल्स या इसकी जो तादाद होती है, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। इस हाइपोथेटिकल वैल्यू की जो इसको जो डिनोट करते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। इस हाइपोथेटिकल वैल्यू को आप डिनोट करते हैं एन ए से। एन ए से आप इसको डिनोट करते हैं एन कैपिटल ए, और इसकी वैल्यू गिरती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 ये फिक्स वैल्यू है। इससे ना आगे होगी ना पीछे होगी, आपकी टेंशन नहीं लेनी। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है। वो बेसिक फॉर्मूला होता है भैया, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, अब ये बहुत ही बुनियादी फर्क है सर, एटम्स कब होंगे, मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? जो सिंगल होगा वो एटम होगा, जो एक से ज्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को उठाएं, पकड़ें, और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इंग्लिश बना देते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश क्या बनाते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स आपको ना दूं, अगर मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दूं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने की बात करूं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स के अंदर अगर आपको कूदना पड़े, अगर आपको घुसना पड़े, तो नंबर ऑफ मोल्स का अपना फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको मास दूंगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय
एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, या तो एटॉमिक मास होगा या आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा, इसको उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है अपने एवोगैड्रोस नंबर से। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कि भाई आपको नंबर ऑफ एटम्स की जगह मैं नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स आपको मैं दे दूं और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लूं, तो इसका दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। वो भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि मैंने आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे और मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स बता दिए, तो क्या फॉर्मूला होगा? एवोगैड्रोस नंबर एन ए। दिस इज नॉट सोडियम, दिस इज सिंबल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है, इसको एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन, और सब टाइटल में ए आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स सब डिवाइड कर देंगे तो यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे देगा वो तो, खाली अब समझ में आ गया वो फर्क कौन सा है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा वो घुमा देता है, थोड़ा सा वो घुमाता किस तरीके से है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछता, आपसे मास ऑफ सब्सटेंस पूछ लेता है। आपसे क्या पूछ लेता है? मास ऑफ सब्सटेंस पूछ लेता है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप क्या लिखो? मास ऑफ सब्सटेंस आपने बताना है, तो भाई यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, और नीचे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड होगा। ये नीचे मास, नीचे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होगा, नीचे से वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, डिपेंड अपॉन कि भाई एटम है या मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ सबसे निकाल लेंगे। तो दीज आर द फॉर्मूला जिसको फोकस करते हुए आगे आपने क्या करनी है? कैलकुलेशंस या आगे आपने काम करनी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अगर मैं लिखता हूं भाई, अब मैं बिल्कुल बुनियाद से आ रहा हूँ, बेसिक से आ रहा हूँ। अब मैं लिखता हूं कि सर, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन को एक्सप्लोर करें, इसका मतलब क्या है? सर 1 मोल ऑफ कार्बन को मैं एक्सप्लोर करता हूं तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन की आप बात कर रहे हो तो कार्बन का वजन कितना होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन में कार्बन का वजन होगा कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर। और व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। तो आप लिखोगे 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब है सर 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब एक बच्चा कहता है सर 12 ग्राम ऑफ कार्बन मेरी मुट्ठी में है, जरा मुझे बताइए इसमें कार्बन के कितने एटम्स पाए जाते होंगे? कार्बन के कितने एटम्स पाए जाते होंगे? तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसका मतलब है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ कार्बन यहाँ पर पाए जाते होंगे। सर कोई मसला ही नहीं है, ये इतनी सी बात बतानी थी, इसके लिए आपने इतनी लंबी तमहीद बांध दी। ये तो हमें वैसे भी पता था। बिल्कुल सही है, आप यू आर राइट, आप बिल्कुल चैंपियन हो माशाल्लाह। अब अगर हम मुझसे कह रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बताओ, यही सेम वर्किंग करो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म की जब बात करेंगे तो एटॉमिक मास होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 32। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ये। ऑक्सीजन का जो वजन होगा वो 32 ग्राम होगा। अब अगर मैं बात करूं तो अवोगैड्रोस नंबर की, तो इसमें जो होंगे वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ हुआ होगा वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनेगा। आई रिपीट, ये एक ऑक्सीजन है, ये इसका डबल बॉन्ड है, ये इसका मान लीजिए डबल बॉन्ड है, और ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये एक ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, ये एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ये बेसिकली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के?
जवाब दे बेटा, दिल, मैं दिल से सुन रहा हूँ, आप लोग की सारी आवाजें आ रही है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? दो ऑक्सीजन है के एटम। तो अगर मुझसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 32 ग्राम्स में, आई रिपीट, आपने बता दिया कि 32 ग्राम्स में 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। मुझे जरा बताइए कितने एटम्स होंगे? तो अगर एटम्स की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन है, दो मॉलिक्यूल में चार ऑक्सीजन होंगे, तीन मॉलिक्यूल में छह ऑक्सीजन होंगे, और 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स में इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, तो हमारे पास उतने क्या निकल जाएंगे? एटम्स निकल जाएंगे। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएंगे। मेक सेंस? थोड़ा सा मेक सेंस और कर लेते हैं, एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। थोड़ी सी बात ये करते हैं भाई, अगर मुझे कोई बता दे, अगर जल्दी से मुझे बता दे, तो मैं उसको यहीं से एक चॉकलेट खा रहा हूँ, मेरे पास कोई पड़ी भी है, बेरील्स, पता नहीं, पढ़ना भी नहीं आ रही, बेरील्स क्रंची डिलाइट, तो यहीं से मैं बेटा उठा के फेंकता हूँ। घर की छत पे जाएं, कैच करें और टेस्ट करते बताएं अगर इस बात का आंसर दे सकते हैं आप। 1 मोल ऑफ H2SO4, जल्दी से मुझे बताइए, 1 मोल ऑफ H2SO4 में, अच्छा मैं दोबारा अगेन आपसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अगेन, कि मैं बहुत सारे पर्सनल मैसेज अभी नहीं देख पा रहा, मैं रिच वर्ल्ड को हो रहा है, मैं मेरे पास गूगल अभी जूम का वर्जन जो है वो अपडेटेड है, तो मैं इंशाल्लाह इसको भी क्लास के बाद डाउनग्रेड कर लूंगा, तो पुराने वर्जन में लाइन से चैट आ जाती है, अभी मेरे पास चैट अवेलेबल नहीं आ रही। तो अभी फिलहाल आप लिख के अपना दिल मत दुखाएं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत आसान बातें कर रहा हूँ, बहुत आसान बातें कर रहा हूँ। फिलहाल कोई परेशानी अगर आप लोगों को होगी तो फिर इंशाल्लाह मैं मतलब, अगर कोई आप लोगों को परेशानी होगी तो, अभी कोई परेशानी वाला टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो अगर परेशानी भी आपको हुई तो मैक्सिमम आवाज ना आने की होगी, तो वो मैं कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ, तो आप लोग हाथ उठा दीजिएगा। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 आपने निकाल लिया। 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब ये होगा कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बहुत सारे बच्चों को निकालना आता होगा, जिनको नहीं आता होगा मेरे सीधे हाथ पे देख लें कि भाई H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है। H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन मतलब टू, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। पेपर में याद करके नहीं जाने, कुछ बेचारे हमारे कैम्ब्रिज के बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में चीजें याद नहीं की होती, हमेशा उनको लिखी लिखाई मिलती है। तो कुछ बेटा स्पेसिफिक जो है ना, बहुत कॉमन यूज वाले याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर 99.99% देता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर देना भूल गया, वो उसकी इंटेंशन आपके इम्तहान लेना नहीं थी, वो गलती से भूल गया, या टाइप करने वाला टाइप करना भूल गया, तो आप वहां फंस जाओगे, गलत सलत लिखोगे, आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो वो क्या निकला, 32, 16 × 4 64, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 2 98। तो इसका मतलब होगा कि भाई 1 मोल ऑफ H2SO4 मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 के 98 ग्राम है। तो अब इसकी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल की तादाद होती है वो हमेशा सेम होती है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल। और H2SO4 का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो दिखता होगा, H2SO4 का जो सिंगल मॉलिक्यूल आपको दिखता होगा, वो कैसा दिखता होगा कि एक बड़ा सा सल्फर मौजूद है, एक बड़ा सा सल्फर मौजूद है, उस बड़े से सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उस बड़े से सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और उसी बड़े से सल्फर के साथ चार ऑक्सीजन लगे हुए हैं। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चौथा कहाँ बनाऊं भाई, चलो इसको चौथा ऑक्सीजन दे, ये चार ऑक्सीजन लगे, ठीक है। तो ये एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 की शक्ल ऐसी है, एक सल्फर। अगर मुझसे सवाल में पूछे हाउ मैनी एटम्स ऑफ सल्फर इन 1 मोल ऑफ H2SO4, सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो क्या आंसर होगा? सर एक H2SO4 में एक सल्फर है,
तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इतने ही सल्फर होंगे। ठीक है, अभी सवाल को थोड़ा सा हम ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर वो आपसे बोले हाउ मैनी सल्फर एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2SO4, अगर आपसे बोल दे तो आप बोल दोगे कि भाई 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर, इतने मॉलिक्यूल में इतने ही सल्फर। तो व्हाट विल बी द आंसर? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अगर वो आपसे बोले कि भैया बताओ हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ सल्फर, तो 1 मोल ऑफ सल्फर में 6.02 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है। तो भाई 6.02 को मल्टीप्लाई किससे करवा दोगे आप? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। लास्ट वन, अगर वो ऑक्सीजन की बात कर ले कि भैया कितने ऑक्सीजन है आपके पास, तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2SO4, तो यू विल ट्रीट लाइक 6.02। एक मॉलिक्यूल में एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4। इसको आप किससे उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। ये मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर का टोटल सारा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ सवालात आते हैं, वो क्या बोलता है भाई? पहले हम हटो बच्चों सवाल से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मेरी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अभी ऑप्शन ऑप्शन नहीं दूंगा, बड़े हो जाओ आप लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपके बच्चा बोलेगा सर ये बेंजोइक एसिड क्या है सर? तो एग्जामिनर ने अगर बेंजोइक एसिड बता दिया तो इसके एग्जाम का फायदा क्या है? अब मल्टी टेस्ट हो रहा है ना बेटा, आपको हर टॉपिक का टेस्ट ले रहा है, लेकिन फिलहाल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो वी डोंट नो व्हाट इज बेंजोइक एसिड। लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए बेंजोइक एसिड क्या होता है। सर बेंजीन रिंग के ऊपर जाए और बेंजीन रिंग पे जाके COOH लगा दे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? इतनी लंबी नहीं करें, फॉर्मूला बताएं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? इसका फॉर्मूला बनेगा C6H5 और साथ में COOH। सर और लंबी कर दी आपने, और आसान करे तो इसका और आसान फॉर्मूला क्या बनेगा? C7H6O2। C7H6O2। तो आपने इससे याद नहीं करना खुदा ना खास्ता, लेकिन ये बनाना आपको आना चाहिए। तो आपने क्या किया भैया? आपने कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? कोई फॉर्मूला फॉर्मूला इतनी जरूरत नहीं है, सब ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आंसर निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला मैंने उल्टा सीधा कर दिया है, मैं सही कर देता हूँ, जिस बात में आगे कर दिया होगा, बोलने पर ज्यादा फोकस था मेरा, सही इसको सही कर देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे याद दिलाया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसको अभी सही कर दिया मैंने हाथ के, तभी कोई गड़बड़ लग रही थी। नंबर ऑफ जो क्या नाम है, एवोगैड्रोस नंबर है, मुझे ऊपर क्यों नजर आ रहे हैं? मैं तब भी हैरान और परेशान हो गया, मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी सही कर देता हूँ। इतनी सी बात थी, बच्चे रोने लग गए थे तो सर पता नहीं भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमने तो जिंदगी में ऐसे नहीं पढ़ा। तो आपने नहीं पढ़ा, ऐसा ऐसा है भी नहीं। तो ये गिवन मास लिखते हो, मास ऑफ सब्सटेंस लिखो, एक ही बात होती है। इसको भी मैं एक यूनिफॉर्मिटी में कर देता हूँ, गिवन मास लिखूं या मास ऑफ सब्सटेंस लिखूं, दिस आर सेम। गिवन मास ही मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ही आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा, जो भी चीज हो वो तो आप रन टाइम पे जज कर लोगे। 9 क्लास में जो दिन बैठे हुए ना,
कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एक एटम होगा तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला? सर नंबर ऑफ मोल्स। सर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए मास ऑफ सब्सटेंस जिसके आप मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो आपको मास ऑफ सब्सटेंस पता है, बेंजोइक एसिड। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके नोट बन जाए। मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइडेड बाय, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी हो, कुछ नहीं करना। इतनी लंबी करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, पेपर में कैलकुलेशन करनी है आपको। मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, कोई टेंशन नहीं है। मास ऑफ बेंजोइक एसिड 610 ग्राम दिया हुआ है आपको। मॉलिक्यूलर मास में यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। भाई मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा बेंजोइक एसिड का? 7 कार्बन है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 7। 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 32। तो 12 7 जा क्या होता है? हाँ भाई, 12 7 जा क्या होता है? 84। 84 प्लस 6 क्या होता है सर? 84 प्लस 6 90। 90 प्लस 32 क्या होता है सर? 90 प्लस 32 होता है 122। तो ये 122 ग्राम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 122 लिख दोगे। मल्टीप्लाई इसको कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग टू टीच यू हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू कैलकुलेट। इसका मैं आपको हल बताता हूँ, अभी टाइम आपके पास बहुत है। 122 वन जा 122, 5 जा क्या होता है? 610। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02। 6.02 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग, 3.10। आई डोंट नो द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3.10 या 3.1 एक्सपोनेंशियल 24 हो जाएगा वो। ये आपका फाइनल आंसर आता है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे बेंजीन के। लेकिन अगर वो बोलता है कि इसी सवाल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन भी बताओ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन भी बताओ, इसी सवाल के अंदर कार्बन के कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन भी बताओ, तो क्या करोगे भैया? क्या करोगे भैया? बेंजोइक एसिड में क्या फॉर्मूला है? C7H6O2। कितने कार्बन हैं भाई? 7 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन है? 7 कार्बन एटम्स। तो जो भी मॉलिक्यूल्स निकल के आए हैं, सही निकल के आए हैं, गलत निकल के आए हैं, मैं भी उस पर फोकस नहीं कर रहा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3.01 है। सही है, 3.01 है, बच्चे ने करेक्ट कर दिया भैया। अल्लाह पाक आपको जजाय खैर दे। अगर आप शहजादे हैं तो आपको जल्दी से अच्छे से डॉक्टर बनाए और अच्छी सी आपकी शादी हो जाए। 3.01, और खातून है तो आपके साथ भी ऐसे ही हो भाई। 3.01 मल्टीप्लाई बाय 7, 2.10। तो इसका आंसर आ गया भैया। अब ये किसी भी एटम का पूछ लेगा तो आप इसको बता सकते हैं। अब अच्छा, आपको जो बेचारे मासूम बच्चे होते हैं, जो इंजीनियरिंग के होशियार बच्चे होते हैं, जो इंजीनियरिंग के होशियार बच्चे हैं, जिनको आगे जाके जिंदगी भर कैलकुलेशन करनी है, हमारे निजाम ने उनको कैलकुलेटर की इजाजत दे दी कि भाई तुम पहले से ही लंगड़े लूले हो जाओ। जिस बच्चे ने जिंदगी में सिर्फ रट्टा मारना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, उसके सारे दिमाग को यहीं पे यूटिलाइज कर लिया कि तुमने भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमारे निजाम का इल्मी है। लेकिन हम बेटा बगावत नहीं कर सकते, वरना हमें उठा लिया जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, हम भी एक वीडियो बयान दे रहे होंगे कि हमने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा। हम अपने कहे पर बिल्कुल शर्मिंदा हैं, और आइंदा से हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी भी इदारे को कोई तकलीफ पहुंचे। तो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का शौक नहीं है इतना, तो इसलिए हम कुछ कहते नहीं है कि क्या अलमिया खराब है, क्या अलमिया बुरा है। तो फिलहाल यही अलमिया है कि भाई जिसने सारी जिंदगी हिसाब किताब करना है, उसके हाथ में कैलकुलेटर पकड़ा दिया कि तू भाई अभी से निकम्मा हो जा। और जिसने सारी जिंदगी रट्टा मारना है, कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कैलकुलेटर छीन लिया कि भाई तूने हिसाब किताब करना है। तो व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू ऑल कि भाई चैंपियन इन बेसिक मैथ्स अगर आपको होना है तो आई कैन नॉट मेक यू चैंपियन हेयर। चैंपियन इन बेसिक मैथमेटिक्स होना है कि आपको कैलकुलेट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट निकालना आपको आ जाए।
तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सी 2 लेक्चर्स ऑफ सर बिलाल जिया, बेसिक मैथ्स 1 एंड बेसिक मैथ्स 2। तो आपको केमिस्ट्री की तो बहुत आ जाएगी, बेसिक मैथ्स 1 से ही आ जाएगी। अगर सिर्फ केमिस्ट्री के लिए देखना है, अगर फिजिक्स के लिए भी देखना है, तो व्हाट यू हैव टू सी, बेसिक मैथ्स 1 एंड बेसिक मैथ्स 2 की लेक्चर्स मौजूद है सर बिलाल जिया की यूट्यूब चैनल पे। आप जाओगे तो वहां पर जब इसको देखोगे तो वहां पर आपको इसकी बहुत अच्छी तैयारी मिल जाएगी। रादर देन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊं, आपके फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो सर बिलाल की मेथोडोलॉजी से आप बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, तो मैं यहाँ पर अपना तरीका आप पे झाड़ूंगा, नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर ये, कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो आसान है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपका आसान है, तो एक कियोस हो जाएगा। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखना है, मुझे सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई रिकमेंड कि आप जाओ बेसिक मैथ्स 1 देखो, बेसिक मैथ्स 2 देखो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऑल इज वन, ऑल इज दिस और क्लियर। बेटा अब हु एवर वॉट एवर, जो जहां खड़ा हुआ है उसकी तैयारी किसने कहाँ से करनी है, हर किसी ने इसी से तैयारी करनी है। कोई पुरानी रिकॉर्डिंग कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा जहां जैसा बैठा हुआ है उसने इसी बैच से तैयारी करनी है, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है। वॉट आई रिकमेंड कि आपने यहीं से तैयारी करनी है, कोई तैयारी अपने कहीं और से नहीं करनी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, सब कुछ यहीं से होगा, सब कुछ हम यहीं से करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अच्छा जी, आगे एक कॉन्सेप्ट आता है मोल्स का मोलर वॉल्यूम के साथ। जैसे मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर आया था ना, वैसे ही आपके पास मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर पीएमडीसी में तो नहीं दिया हुआ, बट इट यूज इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ाऊं तो इसमें पूछना नहीं कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, तो वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो आगे कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही होगी। मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम, मोल्स का तो आपको पता है, ये व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, हमारे पास जितनी भी गैसेस होती है ना, गैसेस का हमेशा क्या एक्सप्रेस किया जाता है, मास नहीं, नॉर्मली वॉल्यूम एक्सप्रेस किया जाता है। गैसेस का हमेशा क्या एक्सप्रेस किया जाता है, जितनी भी गैसेस होती हैं उन गैसेस के हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम उनके मास की या पार्टिकल्स की बात कम करते हैं, हम उनकी किसकी बात करते हैं बेटा, मास की बात करते हैं। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम निकालने जाते हैं फॉर एनी गैस, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालने जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालते हुए गैस के लिए हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते, बल्कि वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाय, हम नीचे लेते हैं मोलर वॉल्यूम। अब व्हाट इज दिस मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम हर गैस के लिए फिक्स होता है, दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ, ये एवोगैड्रोस लॉ है। और मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर फिक्स होता है, विदाउट एसटीपी क्या होता है, इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन यूज होती है, बट एसटीपी के लिए फिक्स होता है, वी आर स्टडिंग अबाउट एसटीपी हेयर। तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है वो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कायनात की हर गैस का फिक्स होता है, चाहे वो आइडियल गैस हो, चाहे वो रियल गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.41 डीएम क्यूब होती है। तो ये आपको याद करना है क्यों होती है, कैसे होती है, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ हमारा कि हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हो और एक एक गैस को वेरीफाई कर रहे हो, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज डीएम क्यूब, डीएम क्यूब आपके पास क्या है बेटा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं ना, वो कुछ किताबों में लीटर भी लिखे हुए होंगे, अपनी कोर्स बुक में देखेंगे। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम के दो किस्म के यूनिट हैं, एक इसका वॉल्यूम का ओल्ड यूनिट है और एक वॉल्यूम का क्या है बेटा, मॉडर्न यूनिट है, जो अभी जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो वॉल्यूम का अगर मैं ओल्ड यूनिट की बात करूं, वेयर इज दिस, डीएम क्यूब जो है वो वॉल्यूम का मॉडर्न यूनिट है, और ओल्ड नेम इसका क्या था, इसको हम क्या कहते थे, लीटर भी कहते थे। तो डीएम क्यूब लिखा हो या लीटर लिखा हो एक ही बात है। इसी तरह हमारे पास डीएम क्यूब का छोटा भाई होता है सीएम क्यूब, सीएम क्यूब लिखा हो या मिलीलीटर लिखा हो एक ही बात है, कन्वर्जन सेम है कि भैया एक डीएम क्यूब के अंदर 1000 सीएम क्यूब होते हैं,
जैसे ही आप, मिसाल है जैसे आप 1 लीटर के अंदर बात करते हो, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में कितनी कोल्ड ड्रिंक मौजूद है, तो वो 1000 मिलीलीटर होती है। तो इसी तरह एक डीएम क्यूब में 1000 डीएम क्यूब होता है। तो दिस इज जस्ट अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब इसको भाई अगर वो बोल दे, अगर वो बोले, अगर वो आपसे फरमा दे, अगर वो आपसे अर्ज कर दे, वो आपसे क्या अर्ज कर रहा है भाई, वो आपसे अर्ज कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 1.1 मोल्स, 1.5 मोल्स एट एसटीपी। व्हाट वॉल्यूम occupied by oxygen gas at 1.5 moles, 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एट एसटीपी। क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स 1.5 है, मोलर वॉल्यूम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम 22.41 डीएम क्यूब। तो 22.41 डीएम क्यूब को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर वुड बी इक्वल्स टू 33.6 डीएम क्यूब। द आंसर वुड बी इक्वल्स टू 33.6 डीएम क्यूब। ये आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये जो मोलर वॉल्यूम होता है, इसी मोलर वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, वी एन से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से मुझे क्विकली बता दीजिएगा। अच्छा मेरा बेटा, कुछ हमने बेसिक सवालात कर लिए हैं, और बेसिक सवालात करने के बाद अब हमें कुछ सवालात जो है वो मैं आपकी शीट में अटैच कर दूंगा विद सोल्यूशन, या विद सोल्यूशन नहीं तो विद एटलीस्ट आंसर। तो उसको आप देख लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर एमसीक्यू शीट से आप उसको टैली आउट कर लीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ हमने मूव करना है। जब भी हम स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास जो आता है, बेटा स्पेलिंग को जाने दीजिएगा। स्टीशियो, चलिए कर लेते हैं स्टीशियो। अब स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में मूव करते हैं, तो हमारे पास 3 किस्म के टॉपिक्स आते हैं। वो 3 किस्म के टॉपिक्स क्या हैं? एक हमारे पास आता है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है, इस मास मास रिलेशनशिप को हम मोल मोल रिलेशनशिप भी कहते हैं, चाहे आप मास मास कहें चाहे आप मोल मोल कहें। दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। और तीसरा हमारे पास टॉपिक आता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा आता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसको हम बोलते हैं क्या? स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टीशियोमेट्री का मतलब ये होता है भैया कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर मौजूद है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, दिस इज कॉल्ड एज स्टीशियोमेट्री। अब जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जाती है ना, तो क्वांटिटी से निकल के आती हैं 2 चीजें। एक चीज निकल के आती है आपका मास, जिसका यूनिट होता है ग्राम्स, ठीक है। और दूसरी चीज निकल के आती है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसका यूनिट होता है डीएम क्यूब। तो मास और वॉल्यूम, आपके पास 2 चीजें निकल के आती हैं क्वांटिटी से। अब इनसे ही रिलेशनशिप बनता है, एक होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक होता है मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या है? किसी भी एक चीज का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में
आपके पास दो चीजें होती हैं, वन साइड इज योर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है हमारे पास किस चीज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर। एक हमारे पास रिएक्टेंट हुआ और रिएक्टेंट हमारे पास कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब क्वांटिटेटिव रिलेशन निकलेगा कि कितने ग्राम रिएक्टेंट से कितने ग्राम प्रोडक्ट बन गया, या कितने ग्राम रिएक्टेंट से कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बन गया, या कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट आपको चाहिए, जब इस रिलेशनशिप की बात होती है तो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज स्टीशियोमेट्री। ठीक है। अब रिएक्टेंट का मास दिया, प्रोडक्ट का मास पूछा, रिएक्टेंट का मास दिया, रिएक्टेंट का मास पूछ लिया, रिएक्टेंट का मास दिया, प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दी पूछ लिया, रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ लिया, एनी कॉम्बिनेशन, तो वो इस तीन के अंदर फॉल कर रहे होंगे, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। इसके अंदर मोल मोल का रिलेशनशिप भी आता है, तो वो सवालात के अंदर ही हम देख लेंगे, मतलब मास की जगह मोल दे देगा वो। सही है। अब इसमें सवाल क्या देता है, अब इसमें सवाल मासूमाना सवाल देता है वो कहता है भैया कैलकुलेट, अब रिलेशनशिप आपने खुद ही मालूम करना है, ये मैं सवालात करवा रहा हूँ, रिलेशनशिप आपने खुद ही मालूम करना है। सवाल में वो कहता है आपसे भाई, ये सवाल देगा और सीधा सीधा उसका वो आपको पूछ लेगा कि मुझे इसका आंसर बताओ। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन। कोई ताल्लुक नहीं है पीछे से, किसी ने क्लास को लेट ज्वाइन किया तो परेशान मत हो। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, obtained by the decomposition of। अब इसमें क्या नाम है, पेपर के अंदर ऑप्शंस दिए हुए होंगे, फिलहाल आई एम नॉट गोइंग विद ऑप्शंस। 99.9% आपको इक्वेशन भी दी हुई होगी, 99.99% आपको इक्वेशन गिवन होगी, लेकिन कोई किस्मत आपकी फूट गई तो वो बहुत ही मासूम सी इक्वेशन कोई होगी ना, वो आपको गिवन नहीं करेगा, बोलेगा अपने अंडरस्टैंडिंग से इक्वेशन बना दे। तो 99.999% आपको इक्वेशन गिवन होगी, लेकिन कोई बहुत ही बेहुदा सी इक्वेशन होगी ना, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। बहुत ही बेकार किस्म की इक्वेशन होगी ना, तो वो आपसे बोल देगा मैं इक्वेशन नहीं बता रहा भैया, अपनी केमिस्ट्री लगा, इक्वेशन बना और सॉल्व कर। तो यहाँ पे समझो आपने अपनी केमिस्ट्री लगानी है। ये कह रहे डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी भैया, क्या, KClO3 की। तो KClO3 बेसिकली टूट रहा है, आइए KClO3 को तोड़ते हैं। KClO3 जब ब्रेक हो रहा है तो KClO3 आपका डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होगा तो किसमें डिकम्पोज होगा, ये बोल रहा है भाई, बता भी रहा है कि वो KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोज हो रहा है। तो KClO3 इज डिकम्पोजिंग इनटू पोटेशियम KCl, और साथ में किसमें डिकम्पोज हो रहा है, ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग के लिए आप चेक करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 3 लगा देंगे, 3 2 6, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, 2 3 6। पोटेशियम और क्लोरीन अनबैलेंस होगा तो 2 भी लगा दीजिएगा। 99% इक्वेशन गिवन भी होगी और साथ साथ बैलेंस भी होगी, लेकिन 1% अगर आपकी किस्मत खराब है, सुबह आप हड्डा करके निकलेंगे किसी से, तो बेटा फिर हो सकता है कि आपको इक्वेशन ना मिले, बाकी बच्चों को मिल जाए। तो भाई इक्वेशन बैलेंस 99.99% हो गया, अब ये सवाल पूछना बेकार हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ KCl एंड O2। KCl और ऑक्सीजन का मास बताओ, जो किससे मिला, 100 ग्राम ऑफ KClO3 से मिला। दिस 100 ग्राम ऑफ KClO3 इज योर गिवन फैक्टर, ये आपके पास गिवन वैल्यू है, और द KCl एंड O2 आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, जो चीज गिवन होना इक्वेशन में, उसके ऊपर एक कायदे आजम की टोपी लगा दो, जो चीज रिक्वायर्ड हो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और भी चीज है इक्वेशन में जो ना गिवन है और ना ही रिक्वायर्ड, आई रिपीट, जो ना गिवन है और ना ही रिक्वायर्ड, तो उसके साथ गंदगी करने की जरूरत नहीं है, उस पर हल्का से एक स्क्रैच मार देना कि भाई आपका फिलहाल मेरे सवाल में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऐसा हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो इसलिए हम किसी चीज पे स्क्रैच नहीं मार रहे। अब जो चीज गिवन है ना, जो चीज गिवन है
आपको मास गिवन है, ग्राम से आपको क्या पता चला कि आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। अगर आपको मास गिवन है तो मास में, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम में, अगर आपको मोल्स गिवन है तो मोल्स में अपनी इक्वेशन को डिफाइन करो। वो कहते हैं ना, ये एक टॉपिक है टेररिज्म, इसको अपने लफ्जों में डिफाइन करो। ये ऐसे आता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो चीज गिवन है उसको उसके लिहाज से डिफाइन करो। आई रिपीट, मास गिवन है तो मैं इक्वेशन को डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ मास। इक्वेशन को डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ मास, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल दी, इन टर्म्स ऑफ मास। अब जरा सोच के मुझे बताइए, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ मास की जगह पे वॉल्यूम गिवन होता तो मैं क्या लिखता। अगर गिवन वैल्यू जो भी होती, एक वैल्यू गिवन होगी, मल्टीपल रिक्वायर्ड होंगे। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का हुस्न क्या है, एक वैल्यू, एक रिक्वायर्ड या मल्टीपल रिक्वायर्ड। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का हुस्न बताने लगा था मैं आपको, तो हुस्न की बात कर लेते हैं हम। तो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में गिवन वैल्यू जो होगी न्यूमेरिकल के अंदर वो सिंगल होगी। ये मेरा एस पता नहीं क्या हो जाता है, इसको मेरे सिंगल होगी। और रिक्वायर्ड जो होगी वो सिंगल होगी, क्योंकि एमसीक्यू है। लेकिन एग्जामिनर सर फिर आए तो वो सिंगल के साथ मल्टीपल भी हो सकती है भाई। जैसे मेरा सवाल है, सर आप सर फिरे थे, तो भाई मैंने केसीएल भी रिक्वायर्ड कर दिया, ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हो, सबसे पहले आप करने जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ मास लिखो इसको। जब इन टर्म्स ऑफ मास मेरे बेटा आप लिखोगे, तो इन टर्म्स ऑफ मास लिखते हुए अपने मॉलिक्यूलर मासेस को अमल में लाना है। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है, सर पोटेशियम आ रहा है कैल्शियम नहीं आ रहा, पोटेशियम है। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है भाई, सर पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है, पता नहीं क्या होता है, 39 होता है। आपको पेपर में गिवन मिलेगा, लेकिन कुछ कॉमन होते हैं जिनको आपने याद करते हुए जाने हैं। क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन होता है वुड बी 35.5। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है, बट 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना 48, और इसको ग्राम्स में लिखना है, क्योंकि आपको ग्राम्स में गिवन है, ग्राम्स में गिवन होता है, मास ग्राम्स में होता है। अगर बैलेंसिंग के लिए बाहर कुछ लगा हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करना, अगर कुछ नहीं लगा हो तो जबरदस्ती चैंपियन नहीं बनना। आई रिपीट, अगर बाहर कुछ लगा हुआ है, कोफिशिएंट में कोई नंबर ऑफ मोल शोल लगा हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज चैंपियन नहीं बनना। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो केसीएल की बात करेंगे। तो पोटेशियम हमारे पास कितना है सर, पोटेशियम अगेन हमारे पास 39 है। क्लोरीन की बात करेंगे तो हमारे पास 35.5 है। इसको ग्राम्स में कर देंगे, कुछ लगा हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज चैंपियन नहीं बनना। ऑक्सीजन है सर हमारे पास, तो ऑक्सीजन होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 2 क्या हो जाएगा, 32 ग्राम्स हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो भाई 39 प्लस 35.5 क्या होता है सर, 39 और 30 होता है हमारे पास 69, 74.5, 74.5 प्लस 48। इसको सिंपल सा सॉल्व कर लें। 39, तो ये 122.5 हो जाएगा, 122.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 245 ग्राम्स, यहाँ पर आ जाएगा 245 ग्राम्स। आई सिमिलर आंसर, यहाँ पर आ जाएगा भैया 245 ग्राम्स। ये आ गया। अगर कोई ऊपर नीचे हो गई वैल्यू तो बता दीजिएगा। 245 ग्राम्स। यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो 39 प्लस 35.5 कर दें, ऐसे करें आप लोग हाथ से करें तो 74 होगा। ये 39 और 30 क्या होगा, 69.5, 69.5 प्लस 5.5, 74.5, 74.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 प्लस 1, 149 इसका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आपको बेसिक मैथ्स करेंगे तो फटाफट आप कर लेंगे, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 96 ग्राम। अब ये समझो, अब इस पूरी लाइन को समझो। या मैंने एक लिरिक्स लिखे, समझो इस लाइन को, इस लाइन को जिसने समझ लिया वो चैंपियन, अदरवाइज दूसरा वाला बेटा चैंपियन नहीं हो सकेगा। ये लाइन आपको समझा रही है कि आपके घर में
245 ग्राम KClO3 अगर आ जाए, तो 245 ग्राम KClO3 के आने से आपके घर में जो KCl की पैदावार होगी, जो KCl प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 149 ग्राम। और आपके घर में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो 96 होगी। खुदा ना खास्ता इनके पीछे प्लस मत लगा देना बीच में इनके, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, ये अलग है ये अलग है, तो दोनों अलग अलग सेपरेटली लिखते हैं मैंने। आई रिपीट, इस लाइन को समझो, ये लाइन क्या कह रही है? अगर आपके घर में 245 ग्राम KClO3 आया, तो 245 ग्राम KClO3, 149 ग्राम ऑक्सीजन और 96 ग्राम, सॉरी 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 149 ग्राम ऑफ KCl बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया, अगर मैं 100 ग्राम लेकर आऊं, मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में एक बिरयानी का पैकेट आया, तो वो 2 किलो बिरयानी बना देगा। लेकिन अगर आपके घर में आधा बिरयानी का पैकेट आया, या एक बिरयानी का साशे आया, या छोटा बिरयानी का पैकेट आया, तो वो कितनी बिरयानी बनाएगा? ये वही सवाल है। ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जो आपने इनके मॉलिक्यूलर मासेस से निकाले हैं, ये कस्टम फिगर है, या वो वैल्यूज हैं जो आपको सवाल में दी हुई हैं। तो आपसे पूछ रहा है अगर 245 ग्राम से इतना बनेगा, तो बताओ भैया, 100 ग्राम में अगर लेकर आऊं KClO3, तो ये कितना बनना है और ये कितना बनना है? ये लंबा लंबा करके करवा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बैठे। करना आपने 1 मिनट के अंदर ही, अगले सवाल में देखिएगा। आइए भाई अभी देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में करना है, बारी बारी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बारी बारी करना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे भाई? सबसे पहले आप निकाल लोगे, यहाँ पे स्टेप्स लिख लो। स्टेप नंबर 1 हो गया ये। स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले मेरा बेटा आप निकाल लो एक चीज को, वो चीज क्या है? मास ऑफ KCl निकाल लो। जब मास ऑफ KCl निकालने के लिए जाओगे, तो आप लिखोगे कि KCl का KClO3 से क्या रिलेशन है। सर KCl का KClO3 से रिलेशन है कि 245 ग्राम KClO3 आए, तो 149 ग्राम KCl बनेगा। तो इस चीज को उर्दू में कैसे लिखोगे? इस चीज को उर्दू में लिखोगे कि 245 ग्राम ऑफ KClO3 अगर आपके पास आएंगे, तो इट विल प्रोड्यूस, ये आपके पास प्रोड्यूस करेंगे 149 ग्राम्स ऑफ KCl। 149 ग्राम्स ऑफ KCl ये आपको प्रोड्यूस करके देंगे। बट यू आर नॉट आस्किंग फॉर 249 ग्राम, 245 ग्राम। आपसे पूछा गया है 100 ग्राम के लिए, तो आपने काम करना है 100 ग्राम के लिए, तो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दी है। इस लाइन को समझो, ये स्टैंडर्ड है जो आपने इक्वेशन से उतार के लिख दिया। बट आपको 245 के लिए थोड़ी बताना, आपको बिरयानी के पैकेट के लिए थोड़ी बताना कितनी बिरयानी बनेगी। आपको बताना है अपने रिक्वायर्ड के लिए। तो आपसे गिवन 100 दिया हुआ है, तो आप इसको 245 को 100 में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगी। जो बच्चा मेरा मैथमेटिक्स में भी थे वो इस चीज को 200 बार देख ले। यहाँ पर मैंने 100 लिखा, बाकी तमाम चीजें मैंने एज इट इज लिखी। 245 यहाँ से गायब कर दिया। मैथमेटिक्स कहती है कोई चीज गायब नहीं हो सकती, अगर ये यहाँ पे अकेला मौजूद है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं कर रहा तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा। नीचे जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 245 ग्राम हो गया, ये 149 ग्राम था, वो 245 ग्राम नीचे अगर क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया। मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करे जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। आपने 100 यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में 100 गिवन था। अगर यहाँ 100 की जगह 200 गिवन होता तो यहाँ पे क्या लगाता मैं? क्या लगाता मैं? 200। अगर यहाँ पे 100 की जगह 300 गिवन होता तो यहाँ पे क्या लगाता मैं? 300। अगर यहाँ पे 100 की जगह सर 7 लिखा हुआ होता तो मैं यहाँ पर क्या लगाता? सर 7 लगाता। तो यहाँ मुझे 100 गिवन था तो मैंने 100 लिखा। 149 डिवाइडेड बाई 245, इसको आप मल्टीप्लाई भी उसी चीज से करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखा है या जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है। तो 100 इज योर रिक्वायर्ड नंबर, तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करें जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। आपने लेफ्ट साइड पे 100 लगाया था, तो आप पे वाजिब है कि आप राइट साइड पर भी 100 लगाएं। आप पर वाजिब है कि आप राइट साइड के ऊपर भी क्या लगाएं बेटा? 100 लगाएं। तो ये जी बनाना है, ये 9 ना लगे थोड़े दिनों बाद, ठीक है? ये जी है। अब 149 डिवाइडेड बाय 245 मल्टीप्लाई बाय 100, तो द आंसर वुड बी समथिंग अराउंड, इसका आंसर आएगा आपके पास। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको तरीकेकार बता दिया कि आपने क्या करना है। तो 520 होगा, इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा आपके पास 24, 549 का। ठीक है, 549 से बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर समथिंग अराउंड, मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, 60.81 आ जाएगा। 60.81 ग्राम ऑफ KCl आपके घर पे पैदा हो जाएगा अगर आप 100 ग्राम लेकर आते हैं मास ऑफ KCl। अब इस आंसर को आप जज कर सकते हैं भाई, जज कैसे कर सकते हैं कि भाई 245 ग्राम से अगर 149 बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 ग्राम से 149 से कम ही बनना चाहिए। किसी बच्चे का आंसर 149 से बड़ा आ रहा है, या एग्जामिनर ने तीन ऑप्शन 149 से बड़े दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन 149 से छोटा दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। चुपचाप टिक करके आगे बढ़ जाना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक नंबर मिल जाएगा और आपका कीमती 1.5 मिनट भी बच जाएगा। एक बार दो बार एग्जामिनर ने ऐसा किया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड तीन वैल्यूज है ना, वो तीन वैल्यूज आपकी गिवन से भी बड़ी आ रही है। तो वो बड़ी आ रही है तो आप देख के जज कर लोगे भाई, अगर 245, अगर भाई एक बिरयानी का डब्बा 2 किलो बिरयानी बना सकता है, तो आधा बिरयानी का डब्बा 4 किलो बिरयानी नहीं बना सकता, तो आंसर बड़ा नहीं होगा, तो वो उससे छोटा होगा। छोटा ऑप्शन एक ही था, एग्जामिनर ने दिया हुआ था। जिस बच्चे का इतना IQ लेवल है उसने टिक कर दिया, बाकी सॉल्व करके भी आंसर लेकर आ गए। भाई इट डिपेंड्स कि आप सॉल्व करके ले आओ या आप इससे लेकर आ जाओ। अब ये मास ऑफ KCl दिया हुआ है, अब वो मुझसे बोलता है मास ऑफ KCl के बाद मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो। सेम पैटर्न है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो जरा देख ले, जिसको समझ में आ गया वो आंसर निकाले। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने जाएंगे तो वही ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है भाई, 245 ग्राम जो KClO3 है अगर वो लेकर आओगे तो कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, 96 ग्राम। कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, 96 ग्राम। तो भाई यहां पर जो सवाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 245 ग्राम ऑफ KClO3। ये इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप लोग के नोट्स बन जाए, आप लोग प्रैक्टिस करो तो आपको पता हो जाए किस पैटर्न पे करना है। वरना अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट कर दूंगा तो बेटा आप लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बैठोगे तो बोलोगे सर पता नहीं क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सर ने कौन सी अंग्रेजी लिखी हुई थी। तो यहाँ पे लिख दिया 245 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख दिया। ठीक है जी। अब मुझे कितने के लिए पूछा हुआ है, मुझे 100 के लिए पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ से 245 को गायब कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या ले आऊंगा, डायरेक्ट 100। 100 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस हाउ मच ग्राम, 245 गायब हो गया, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय 245 ग्राम, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल, जल्दी जल्दी बने सॉरी, इट विल मल्टीप्लाई बाय द नंबर व्हाट यू हैव डन हेयर। आपने यहाँ पे 100 लिखा है, मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करें जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। तो आपने लेफ्ट साइड से 100 लिखा है तो राइट साइड पर भी आप क्या लगाएं बेटा, 100 ग्राम लगा दें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 245, तो सॉल्व कर दें। अल्लाह अकबर, समथिंग अराउंड आंसर जो आएगा मेरे पास जो मेंशन हुआ है वो समथिंग अराउंड 39.1 हुआ हुआ है। लेकिन आप लोगों को इसको करना कैसे है बेटा, आई विल गिव यू अ टाइम। आपने इसको बेसिक कैलकुलेशन से खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखना है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपको क्या दिया, आपको एक सब्सटेंस का मास दिया, आपने दूसरे सब्सटेंस के मासेस निकाल लिए, तो व्हाट इट विल बी द रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन होगा, ये कौन सा रिलेशन होगा। सर ये जो रिलेशन होगा इस रिलेशन को आप बोलेंगे मास मास रिलेशनशिप, इसको आप क्या बोलेंगे, मास मास रिलेशनशिप। व्हाट इट वुड बी, अगर मैं इसी सवाल में बोलूं, अगर मैं इसी सवाल को एक्सटेंड करूं कि भैया मुझे बताओ इसी सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, पूरा सवाल सेम रखो, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बता दो STP के ऊपर इन द अबव क्वेश्चन, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा। सर पूरा सवाल गिवन था, मास आपको एक सब्सटेंस का दिया हुआ गिवन है, दूसरे का आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा।
मास वॉल्यूम रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन हो जाएगा ये? कि मास दिया और साथ ही उसने क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया, तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सेम पैटर्न पे करेंगे, सेम पैटर्न पे करेंगे, लेकिन अगर वो एक साथ एक ही सवाल में इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। या तो सिर्फ मास ऑफ केसीएल पूछेगा, या मास ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा। मैंने एक ही सवाल में सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। तो भाई मास ऑफ केसीएल पूछेगा, ये वाला पार्ट करना है। मास ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा, ये वाला पार्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा ना, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम कहते हैं ना कि अगर आपने, एक मिसाल कहते हैं ना कि अगर आपने भैया जीरो से लेकर कामयाब इंसान बनना है, तो आपको एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वो है रास्ता मेहनत का। ये हम बहुत कॉमनली एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं भाई। आपने जीरो से, सिफर से आपने स्टार्ट किया, और आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आपको एक रास्ते इख्तियार करना है। जो रास्ता कौन सा है मेरा बेटा? मेहनत का रास्ता है। ठीक है सर, हम मेहनत कर रहे हैं। अब इसी तरह यहां पर रास्ते की बात जब हुई है, आपको अगर मास की मदद से वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको मास वॉल्यूम का सवाल करना है, अगर आपको मास वॉल्यूम का सवाल करना है, तो मास मास से गुजरना पड़ेगा सर। F-16, बल्कि J-10 FC, बल्कि नहीं सर राफेल, बल्कि सर JF-10C, सारे जहाज, बल्कि बम्बर स्पिरिट B-2 हो गया ये तो। आई रिपीट, अगर आपको मास वॉल्यूम मतलब गिवन फैक्टर मास हो, रिक्वायर्ड फैक्टर वॉल्यूम हो, मास वॉल्यूम का सवाल है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस बात को पल्लू में बांध दीजिएगा। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो जो चीज मैं जबान से बोल रहा हूँ ना, मुंह से निकाल रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में, जैसे लिखना चाहें। जो क्वांटिटी गिवन होती है, आप वही क्वांटिटी निकाल सकते हैं। गोल्डन वर्ड्स, जो क्वांटिटी गिवन होती है आप वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। लाइक, आपको मास गिवन है सवाल में, तो आप किसी भी चीज का मास ही निकाल सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली जो आपने निकाला ना, मास गिवन है, तो किसी भी चीज का आप डायरेक्टली मास निकाल सकते हैं। तो सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू विल कन्वर्ट दैट मास इनटू वॉल्यूम। आप फिर फॉर्मूले की मदद से उसको कन्वर्ट करेंगे। मैं सारी बात रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि सर, सिफर से अगर आप मेहनत करो, जीरो पे खड़े हो, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मास वॉल्यूम का सवाल है, अगर मास वॉल्यूम का सवाल है, तो सर आपको मास मास से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मतलब सोल्यूशन मिलेगा। इसके सोल्यूशन में जाने के लिए मोस्टली 90% ऑफ द केस आपको मास मास से गुजरना पड़ेगा। तो अब उसने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? सर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास को जाने दीजिएगा, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, जो कि VN से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर आपको STP पर निकालने हैं, तो आपको मास पता होना चाहिए। ये लीजिए, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया। तो ऊपर क्या था भाई मास ऑफ ऑक्सीजन? सर 39.1 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था? सर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन था 32 ग्राम। ये आपने मोलर मास ऑक्सीजन के लिखने, ऊपर सवाल से नहीं लिखने। ऑक्सीजन का नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? 32 ग्राम, 16 × 2, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये 22.4 DM³ जो मैंने ऊपर लिखवाया था आपको, 22.4 DM³ होगा। तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 39.1 डिवाइडेड बाय
32। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, इतनी कैलकुलेशन टफ वाला न्यूमेरिकल नहीं आता। मेरा मकसद आपको आपकी कैलकुलेशन के इम्तहान लेना नहीं है, मेरा मकसद आपको टॉपिक सिखाना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 7.31 एक्सपोनेंशियल, 7.31 नहीं आएगा बल्कि, नॉट 7.31 है, गलत लिखा है, बस 39.1 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 22.41। इसका आंसर 27 है, नॉट 27.3 इसका आंसर आएगा। 7 नहीं, 2 नहीं से मेरे पास, 27.3 इसका आंसर आएगा। और ये लिखा जाएगा डीएम क्यूब के अंदर, लिखा जाएगा डीएम क्यूब के अंदर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 27.3 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो मास वॉल्यूम करते हुए आपको मास मास के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। एक सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, होपफुली आप लोग उसको कर लेंगे इजीली, होपफुली आप लोग उसको इजीली कर लेंगे। नहीं करे तो कोई टेंशन नहीं है, उसका आंसर हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं सवाल में लिख देता हूँ। अच्छा जी, इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at STP will produce by 16 grams of CH4। 16 ग्राम्स ऑफ CH4 से कितना सी बनेगा? इक्वेशन आपको सवाल में गिवन है कि भाई CH4 को आप डिकम्पोज करते हो, CH4 को ऑक्सीडाइज करते हो, CH4 को ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीजन से रिलेशन, इक्वेशन सवाल में है, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस आपको क्या मिलता है, H2O मिलता है। तो सवाल के अंदर हमें क्या पूछा गया है सर, हमसे पूछा गया है CO2 रिक्वायर्ड हो गया, सर हमको बताया गया है CH4 गिवन हो गया। क्या ऑक्सीजन पूछा गया है, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ऑक्सीजन बताया गया है, हाँ या ना? ना। किसी काम का नहीं है, हल्का से स्क्रैच मार दो, गंदगी गोलागंड मत बनाना। क्या H2O पूछा गया है, हाँ या ना? ना। क्या H2O बताया गया है, हाँ या ना? ना। ना पूछा गया ना बताया गया, आप इक्वेशन के लिए बहुत जरूरी होंगे, लेकिन फिलहाल मेरे सवाल में आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको मैंने हल्का सा टिक मार्क कर दिया, ठीक है। अब CH4 गिवन है और CO2 गिवन है। अब मैं बहुत तेजी से न्यूमेरिकल करूंगा, सारा मैथडोलॉजी वही रहेगी, सिर्फ मैं क्विकली करूंगा, सी क्विकली करूंगा। सबसे पहले सवाल में क्या गिवन है, कौन सी क्वांटिटी गिवन है, मास। तो मैं इन टर्म्स ऑफ क्या लिखूंगा? अभी वो बच्चा है जो उसने ऊपर वाले सवाल को खुद से किया और समझा, जिसने नहीं समझा तो अभी देखता रहे। जो गिवन है उसके तरीके से लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मास मैंने लिखा। तो भाई इसका मास मैंने कैलकुलेट किया, तो इसका मास कितना आया, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 4, CH4 + 2O2। अच्छा इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस नहीं है, CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O। अच्छा बैलेंस करके हमारे गिवन फैक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क बाकी सब पे पड़ेगा, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन हमारी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कार्बन कितना है भाई, 16 ग्राम से। कार्बन कितना है, 16 ग्राम से। CH4 16 ग्राम से। CO2 कार्बन होता है कितना भैया, 12। ऑक्सीजन होता है 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 44। अब ये आपको स्टैंडर्ड लाइन समझ में आनी चाहिए। सर ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा, सर वाटर क्यों नहीं लिखा, सवाल में कोई काम नहीं है तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड लाइन समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज दिस, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये क्या है, 16 ग्राम आपने इसका मॉलिक्यूलर मास लिखा, इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब है मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, और 44 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास। कोई कोफिशिएंट नहीं था तो जबरदस्ती चैंपियन बन के मल्टीप्लाई नहीं करवाया। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है 16 ग्राम ऑफ CH4 घर पे लाओ, 16 ग्राम CH4 घर पे लाओ, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको तैयार मिलेगी।
लेकिन अब वो बोल रहे हैं सवाल में कि भैया 16 ग्राम से अगर आपको 44 ग्राम मिलेगी, तो वो मुझे 44 ग्राम में नहीं बताओ, मुझे वो चीज बताओ कि 16 ग्राम से मुझे कितना इसका DM³ मिलेगा, मतलब इसका वॉल्यूम मिलेगा, मतलब इसका वॉल्यूम मिलेगा। तो पहले मैं डायरेक्टली ग्राम से वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, मुझे जिसका वॉल्यूम निकालना है उसका ग्राम पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। आई विल कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। आई रिपीट, मैं एक चीज के मास से दूसरे चीज का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। आई रिपीट, डायरेक्ट एक चीज के मास से दूसरे का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट हो सकता। जो क्वांटिटी गिवन है वही मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। आई रिपीट, एक चीज के मास से दूसरे चीज का वॉल्यूम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता, आपको इसके मास से दूसरे का भी मास निकालना पड़ेगा, देन उस मास को आप कन्वर्ट कर दोगे वॉल्यूम में। तो आइए, पहले मुझे क्या करना पड़ा है, मैंने आपको बोला मास वॉल्यूम करने के लिए मास मास की गली से गुजरना पड़ता है। तो मुझे एक्चुअल निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट आई विल फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी इक्वल्स टू 16 gram of CH4 is going to produce 16 gram of CH4 is going to produce 44 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मजे की बात, यहाँ पे स्टैंडर्ड भी 16 है और पूछा भी 16 के लिए, तो कोई करने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, कुछ चेंज वेंज करने की, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल गया, मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास। अब यू नीड टू कन्वर्ट दैट मास इनटू वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा सर? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट SCP would be equals to mass of carbon dioxide divided by मॉलिक्यूलर मास। इसको आप मोल्स भी कह सकते हो, तो यहाँ पे मोल्स भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³। द आंसर वुड बी, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 16, मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 16, मल्टीप्लाई बाय 22.41 DM³। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, द आंसर वुड बी इक्वल्स टू सिमिलर 22.1, कैंसिल हो जाएगा। तो 22.41 DM³ आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट SC। तो ये बेकार सवालात पेपर में आते हैं, इस किस्म के सवालात पेपर में आते हैं, बस उसमें वैल्यूज का फर्क होगा, वैल्यूज चेंज करके अपना सवाल बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मास वॉल्यूम। अब एक सवाल आपको दे देता है वो, जो मैंने मास मास बताया, मास वॉल्यूम बताया, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको उसमें शामिल करूंगा, तो आप वो करोगे तो आपका दिमाग खुलता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जरूरी है। मैं फिलहाल आज की क्लास के लिए आखिरी टॉपिक बता देता हूँ। वो क्या है, इंतहाई बेकार, कभी जिंदगी में इसका सवाल नहीं आया, लेकिन आ गया तो आपके अश अश करके उठ जाओगे, आपकी हवाइयां खुल गई, आपका दिमाग खुल गया, आपका वो ही खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, मेहनत ही खत्म हो गई, जीरो मेहनत का सवाल है ये। इसमें वो आपसे क्या बोलता है, कहता है भाई F11.2, अभी मुझे बताओ सवाल किसका है। F11.2 DM³ of blah 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 of hydrogen gas. 11.2 DM³ of hydrogen gas react with nitrogen gas, N2 gas. सही है जी। How many DM³ of ammonia gas will be produced? How many DM³ of NH3
विल बी प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। एसटीपी लिखना जरूरी है। अगर एसटीपी में सवाल ये नहीं आया तो वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब अलग से देगा। और फिर जनरल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी हम स्टीशियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे टेम्परेचर अलग से दे दे, प्रेशर अलग से दे दे, तो हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें इसने मेहरबानी कर दी हमारी जात पे। इसने क्या मेहरबानी की, इसने साथ में इक्वेशन भी दे दी कि भाई N2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, मजा नहीं आता। N2 जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है 3H2 के साथ, और क्या बना लेती है 2NH3। क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, टोपी और रिक्वायर्ड लगा दें, कायदे आजम में काम किया करते थे। तो भाई जो चीज गिवन है उसके ऊपर तो आप पहना दे टोपी। 11.2 DM³ हाइड्रोजन गिवन है, इसके ऊपर बना दी टोपी। NH3 आपको मालूम करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। नाइट्रोजन ना गिवन ना रिक्वायर्ड, फिलहाल इसको हटा दीजिएगा। फिलहाल इसको हटा दीजिए, हटा दिए। अब क्या करते हैं, ये कौन सा रिलेशनशिप है मुझे बता सकते हैं? अगर मैं सुन पाऊं आपकी आवाज तो मुझे बता सकते हैं कौन सा रिलेशनशिप है? नहीं बता सकते आप लोग? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, चैंपियन हो गया। अब वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला था, इक्वेशन को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ व्हाट। इक्वेशन को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ जो गिवन वैल्यू है। अब सर मास गिवन था तो इन टर्म्स ऑफ मास लिखते थे। यहाँ पर क्या गिवन है, तो नहीं सर क्या गिवन है सर? DM³ गिवन है, DM³ का मतलब वॉल्यूम गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ही लिखोगे बिल्कुल। अब सर मास का मतलब तो होता है मास कैलकुलेट कर लिया जाए, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया जाए। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कैसे क्या, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। वॉल्यूम का मतलब जो नंबर ऑफ मोल, शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक है ये। वॉल्यूम का मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसको वॉल्यूम बोल दो, इसको 3 वॉल्यूम कह दो। सिर्फ समझने के लिए आपका आंसर आ जाएगा। आपने कैलकुलेशन तो नहीं दिखानी ना एग्जामिनर को अपनी, आपको आंसर चाहिए। इसको वॉल्यूम कह दो, 2 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो इज जस्ट नथिंग। आप इसको वॉल्यूम की जगह रीफ्रेस कर दो कि सर वॉल्यूम नाम की तो चीज केमिस्ट्री में नहीं होती, आप इसको 3 DM³ कह दोगे। सर ये तो यहाँ पे 3 रखा हुआ था तो आपने 3 लिख दिया। अगर खुदा न खास्ते यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आप क्या लिखते? तो भाई बता दो मैं क्या लिखता, बता दो। तो पता नहीं कौन बेवकूफ पूछ रहा है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो मैं क्या लिखता। सर कुछ नहीं लिखा होता तो मैं 1 लिखता, ऑब्वियस सी बात है। सही है जी। तो 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम इज जस्ट नथिंग, वॉल्यूम को रिफ्रेश कर दिया DM³ से। वॉल्यूम का मतलब DM³ होता है। तो इसी तरह 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग, तो वॉल्यूम को आपने रिप्लेस कर दिया DM³ से। तो इस लाइन की जरूरत भी नहीं है कि वॉल्यूम क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब भी DM³ होता है। ठीक है, तो इस लाइन की जरूरत भी नहीं है। तो इसको आप बोल दो भाई 3 DM³ और 2 DM³। अब ये इक्वेशन आपको समझा रही है कि 3 DM³ हाइड्रोजन अगर अपने घर पे लाओगे तो 2 DM³ NH3 आपको मिल जाएगी। 3 DM³ अगर हाइड्रोजन लाओगे तो 2 DM³ NH3 आपको मिल जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर 11.2 DM³ में लेकर आ जाऊं सरकार, अगर 11.2 DM³ में लेकर आ जाऊं सरकार, तो कितनी NH3 आपको मिलेगी? तो ये सिंपल सी फैक्ट्री कैलकुलेशन है जो आपके एक लाइन में कर देनी है, और तक से आपका आंसर आ जाना है। आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ NH3 में कैलकुलेट करने जा रहा हूं, और क्या लिखोगे? आप इसको बोलोगे अंग्रेजी में कि 3 DM³ ऑफ हाइड्रोजन जो है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूं। वो प्रोड्यूस करता है 2 DM³ ऑफ नाइट्रोजन। 3 DM³ H2 है, वो प्रोड्यूस करता है 2 DM³ ऑफ नाइट्रोजन। दे आर आस्किंग फॉर मी, ये मुझसे पूछ रहे हैं किसके लिए, 11.2 के लिए। तो यहां मैंने 11.2 लगा दिया, यहां मैंने 11.2 लगा दिया। जो चीज गायब होती है मैथमेटिक्स कहती है वो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। 2/3। 11.2 में इसलिए आया था क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में अगर 10 गिवन होता मैं 10 लाता, 12 गिवन होता 12 लाता, आपका नाम गिवन होता तो आपका नाम मैं फुलों से लिख देता यहाँ पर। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय, मैं क्या कर दूंगा इसको, 11.2 DM³। 11.2 DM³ ऑफ नाइट्रोजन। 11.2 सर कहाँ से आया,
जो चीज लेफ्ट पे होती है वो एक्स आपके कहाँ पे आती है, राइट में, इसकी कैलकुलेशन भी नहीं है। 2/3 का मतलब होता है समथिंग अराउंड, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7.2 DM³ ऑफ नाइट्रोजन। 7.4 शायद आपका आंसर आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपने करनी है, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर कैलकुलेशन। 7.4 DM³ ऑफ नाइट्रोजन। अब ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। अब हो सकता है भाई, अब हो सकता है, जरा सोचिए, 3:2 का रिलेशन है। अगर 1:1 का रिलेशन होता, लेट सपोज, लेट सपोज आपको मैं एक सवाल देता, आपको मैं एक सवाल देता, मैं कहता भाई ये सवाल है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन, CH4 + 2 ऑक्सीजन, CO2 + 2H2। अगर इस तरह का सवाल होता, ये भी आपको गिवन या रिक्वायर्ड नहीं होता, ये भी आपको गिवन या रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आपको रिक्वायर्ड होता, ये आपको गिवन होता। इसका वॉल्यूम जो आपको गिवन होता, मान लें वो वॉल्यूम आपको गिवन होता भैया, अच्छा, इसका स्टैंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 DM³। और ये भी क्या है, कुछ नहीं है तो क्या होता, 1 DM³। अगर ये बोलता भाई 10 DM³ में CH4 ला जाऊं तो बताओ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो 1 DM³ से 1 बन रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा मैंने इसको, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा कि 1 DM³ से 1 बन रही है। 1:1 का रिलेशन है, कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, ये आपसे बोलता कि बताओ अगर 10 DM³ है तो कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 1 बन रहा है, 2 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, 3 से कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे निकालते हैं, जो इसका रिलेशन है, 1 से 1 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, 3 से 3 बनेगा। 10 DM³ से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 10 DM³। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम के सवाल बैठे बैठे भी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ना किए बगैर। ठीक है, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को रोक लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम इसको रोक लेते हैं, कुछ सवालात मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और वो सवालात देने के साथ में आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शीट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपके निकल जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन होगी तो यू हैव द डाउट ग्रुप्स, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। डाउट टीचर्स लाइन है, मल्टीपल टीचर्स लाइन होते हैं, वो आपको आंसर कर देंगे विद इन 24 आवर्स, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा और आपकी क्वारी भी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं भी अवेलेबल हूँ, ग्रुप पे पूछें, पर्सनल पूछ सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। ठीक है।